मैं परन भाटिया और आई हैव कंप्लीटेड माय एमटेक फ्रॉम एनआईटी भोपाल इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ओनली। और गेट को पढ़ाने का एक्सपीरियंस मोर देन 4 इयर्स का है और पिछले साल से मैं यहाँ पर गेट एकेडमी के साथ इन्वॉल्व हूँ और आप सबको मैं पढ़ाता आ रहा हूँ। ऐप क्लासेस भी मैंने बहुत सारा लिया है और यूट्यूब पे भी मैं आता रहता हूँ आए दिन। अद्वैत एजुकेशन पे भी आता हूँ, यहाँ भी आता हूँ और काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं जो डील करता हूँ मैं। डिपेंड करता है जैसी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। चलो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। सो टुडे अवर टॉपिक इज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो जितना भी पहले से जानकारी है उसको अपने पास रखना, बीच में इंटरप्शन मत करना कि सर ये नहीं बताया वो नहीं बताया। जितना रिक्वायरमेंट है सब बता दूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए पढ़ना, एकदम पेशेंस रखते हुए पढ़ना, हड़बड़ी बिल्कुल मत करना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, भले आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नो मैटर वॉट एवर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हमेशा 3 ब्रांचेस में डिवाइड होता है। तो आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को हम लोग 3 ब्रांचेस में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ द थिंग इज वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग। फर्स्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन इज वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग। नेक्स्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन इज वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। नेक्स्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन इज वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। और थर्ड अपन जो क्लासिफिकेशन करते हैं उसमें आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पोल्यूशन और साथ ही साथ नॉइज पोल्यूशन आपका आता है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। सबसे पहली बात, किसी भी चैप्टर को छोटा नहीं समझना है, सारे चैप्टर को इक्वल वेटेज देते हुए क्वेश्चंस को लगाना है। टेलीग्राम ग्रुप नॉट वर्किंग सर, विच टेलीग्राम ग्रुप बेटा? अभी तो मैंने कोई टेलीग्राम ग्रुप दिया ही नहीं। दे दिया है क्या आपने? कौन सा वाला दिया है? सिविल वाला ही है ना? ठीक है, करेगा, काम करेगा। इट विल वर्क, डोंट वरी, इट विल वर्क। सो किसी भी चैप्टर को छोटा मत समझना, सारे चैप्टर अपने में अच्छे वेटेज रखते हैं। जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अब तक हमेशा से छोटा सब्जेक्ट था, पर इस बार आपने देख लिया कि इसमें से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए। अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 मार्क का सिर्फ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पूछा था। तो नेवर इग्नोर एनी सब्जेक्ट। ऑल राइट। अच्छा, आप मयंक हैं? ओके ओके ओके। सो ऐसा नाम क्यों रखा एकदम अतरंगी वाला, रियो? इतना अच्छा नाम है आपका, मयंक। ठीक है, तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन है। तो वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग को रॉ वाटर इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। तो वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग को रॉ वाटर इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। देन वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। तो जैसा आप जानते हैं कि गेट के सिलेबस में अभी फिलहाल नॉइज पोल्यूशन हट चुका है। तो गेट में अभी नॉइज पोल्यूशन से सवाल नहीं पूछे जाते, ये अभी सिलेबस से हट चुका है। कुछ छोटे छोटे चैप्टर जैसे रिजर्वायर कैपेसिटी, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये सब कुछ पार्ट इसमें ऐड हो चुका है एज पर द लेटेस्ट गेट सिलेबस। चलो ठीक है, तो आज जैसे थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा, अपन पहले चैप्टर की बात करते हैं। तो लेट्स मूव। गुड इवनिंग अबे, लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। चलो, अपना आज का टॉपिक रहेगा रॉ वाटर इंजीनियरिंग। इसको हम वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, मैंने बता दिया। सबसे पहली बात, रॉ वाटर का मतलब क्या होता है? रॉ वाटर का मतलब क्या होता है? और हम ये जो पहला पार्ट पढ़ रहे हैं इसको वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग क्यों कहते हैं? देखो, जो भी पानी का सोर्स होता है, देयर में बी डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्स अवेलेबल जहां पर पानी प्रेजेंट होगा। वो जो पानी के सोर्स होते हैं उसमें जो पानी प्रेजेंट होता है, दैट वाटर इज नोन एज रॉ वाटर। अब ये रॉ वाटर को आपको सप्लाई करना रहता है कम्युनिटी पे। यू हैव टू सप्लाई दिस रॉ वाटर इनटू वेरियस कम्युनिटीज। तो वो कम्युनिटी में रहने वाले लोग क्या करेंगे? पानी को कंज्यूम करेंगे। नाउ रॉ वाटर कैन नॉट बी डायरेक्टली कंज्यूम्ड। कारण होता है इसका, क्योंकि बहुत सारी इंप्यूरिटीज प्रेजेंट होती है। तो आप क्या करते हो? रॉ वाटर को कम्युनिटी तक पहुंचाते हो। व्हाट यू आर डूइंग, यू आर सप्लाइंग द रॉ वाटर फ्रॉम द सोर्स टू द कम्युनिटी। तो आपने कम्युनिटी पे सप्लाई करना है, इसके पहले बहुत सारे फेजेस होते हैं जहां से ये पानी होके गुजरता है। तो पूरी इंजीनियरिंग वहां पर इन्वॉल्व होती है। अब कहने को वर्ड अपन ने बोला एनवायरमेंट, पर वहां पर अपन ने इंजीनियरिंग को इंट्रोड्यूस किया। कारण है उसका, एनवायरमेंट को बहुत सारे इंपैक्ट से बचाना रहता है। जैसे वो पानी का इंपैक्ट हो, वेरियस इंपैक्ट्स लाइक वाटर इंपैक्ट, सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। तो ये सारे क्या होते हैं? एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल इंपैक्ट्स होते हैं। अब ये हार्मफुल इंपैक्ट से बचाता है कौन? इंजीनियर। तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का मेन पर्पस होता है एनवायरमेंट को ह्यूमन के हार्मफुल इंपैक्ट से बचाना, और दूसरी तरफ ह्यूमन को एनवायरमेंट के हार्मफुल इंपैक्ट से बचाना। दोनों काम होता है। मतलब आपने एनवायरमेंट को बचाया, ठीक है, आपने एनवायरमेंट को बचाया, लेकिन साथ ही साथ आप ह्यूमन को भी बचा रहे हो। तो आपने कुछ डिजाइन किया जो ये सारे पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकता है। जैसे मान लीजिए एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो बहुत सारी एयर पोल्यूशन डिवाइसेस आप इजाद करते हैं।
तो वो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करती है। वाटर पोल्यूशन होता है, ठीक है, वाटर पोल्यूशन होता है, उसको आप कंट्रोल करते हो, उसको मैनेज करते हो, आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करते हो। तो ये सारी चीजों से आप दोनों चीजों को मेंटेन करते हुए चलते हो, उससे ह्यूमन को भी नुकसान नहीं होना चाहिए और एनवायरमेंट को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा पर्पस होता है किसका, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का। दिस इज द पर्पस ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड ऑल दिस मैनेजमेंट इज बीइंग डन बाय हुम, एनवायरमेंटल इंजीनियर। तो ये ड्यूटी होती है एनवायरमेंटल इंजीनियर की। उसको रॉ वाटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस पानी को आप डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। जैसे मान लो आप अगर नॉनवेज खाते हो, मैं आपको अगर कच्चा चिकन लाके दे दूंगा, तो क्या आप उसको कच्चा खा लोगे? क्या नहीं खाओगे। आप क्या करोगे, उसको खाने के पहले बहुत सारा ट्रीटमेंट दोगे, उसको वॉश करोगे, उसको मैरिनेट करोगे, फिर पकाओगे, फिर खाओगे। तो बिना पकाए, बिना उसको ट्रीटमेंट दिए आप खा नहीं सकते। तो विच इफ समथिंग इज इन रॉ स्टेट, यू हैव टू कंज्यूम इट बाय प्रोवाइडिंग अ ट्रीटमेंट। तो अगर पानी आपका रॉ स्टेट में, मतलब पानी आपका सोर्स में है, मैं आपको बोलूंगा कि उस सोर्स के पानी को लेके आइए, उस पानी को लेके आइए और पी लीजिए, आप पियोगे नहीं, क्योंकि आपको मालूम है वहां पर इंप्यूरिटीज है। अ रॉ थिंग कैन नॉट बी कंज्यूम्ड डायरेक्टली। मैं फ्रूट्स और सब्जियों की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर बात हो रही पानी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आपको वहां पर ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, बहुत सारे फेजेस से उस पानी को गुजारना पड़ता है। तो जब वो पानी पीने लायक होता है, जिसको अपन पोर्टेबल वाटर बोलते हैं, तब आप उस पानी को कंज्यूम करते हो। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं इन रॉ वाटर इंजीनियरिंग, ठीक है। अब इसको हमने वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग भी क्यों बोला, वो मैंने आपको बता दिया। आपका एम क्या है, ये देखिए, व्हाट इज योर एम ओवर हियर, दिस इज योर सोर्स, दिस इज योर सोर्स। अब ये सोर्स में जो पानी होता है उसको हम कहते हैं रॉ वाटर। अब ये सोर्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, बताएंगे उसके बारे में आपको। तो यहां सोर्स से आपने क्या किया, पानी को सप्लाई किया, कहां पर, कम्युनिटी में। तो क्या किया आपने, पानी को सप्लाई किया। देखो मैं वर्ड बोल रहा हूं ना, सप्लाई। तो ये पूरी होती है वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग। अब यहां से यहां जाने के पहले इस पानी को अलग अलग फेजेस से गुजरना पड़ता है, तो उसकी अपन बात करते हैं। सबसे पहले सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, व्हाट कैन बी द डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेस, जहां पर आपका पानी प्रेजेंट होता है, व्हाट कैन बी द डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेस। तो सोर्सेस भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका सरफेस सोर्स, एक को आप बोलते हो सब सरफेस सोर्स, और एक आपका नेचुरल सोर्स होता है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रेसिपिटेशन। इसको यूजुअली अपन कंसीडर उतना नहीं करते, तो कहने के लिए मैं बता दे रहा हूं, लेकिन अपन इसको उतना कंसीडर नहीं करते। बेसिकली अपने यही दो सोर्स होते हैं। एग्जांपल देख सकते हो, सरफेस सोर्स का मतलब पानी कहां कहां प्रेजेंट होता है उसकी बात कर रहा हूं। इसका एग्जांपल दे दिया मैंने, जैसे रिवर्स, फिर आपका लेक्स, यहां पर पानी प्रेजेंट होता है जहां से आप पानी को सप्लाई कर सकते हो। बल्क में पानी प्रेजेंट होता है यहां पर, ठीक है, इसका बल्क में पानी प्रेजेंट होता है, इसलिए जगह जगह पे सप्लाई किया जाता है। चलो दूसरा सब सरफेस सोर्स, एग्जांपल ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर बोल दिया आपने, इनफिल्ट्रेशन वेल्स होते हैं, इनफिल्ट्रेशन गैलरीज होती है, ये आप हाइड्रोलॉजी में भी पढ़ोगे, ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी चैप्टर होता है, वेल हाइड्रोलिक्स बोलते हैं, उसमें भी पढ़ाया जाता है ये सब चीजें। इनफिल्ट्रेशन गैलरीज बहुत सारे होते हैं। और प्रेसिपिटेशन का बेसिक मतलब है यहां पर रेनफॉल से, ठीक है। तो ऐसे पानी को हम सप्लाई कर सकते हैं कम्युनिटी में। पर हाँ, अब क्योंकि ये पानी रॉ है, दिस वाटर इज प्रेजेंट इन द रॉ स्टेज, वी कैन नॉट डायरेक्टली सप्लाई दिस वाटर, ओके, बिकॉज मुझे मालूम है ये अगर रॉ है तो यहां पर बहुत सारी इंप्यूरिटीज होगी, तो मुझे उन इंप्यूरिटीज का नेचर जानना पड़ता है, अब जब मुझे उन इंप्यूरिटीज का नेचर पता चल जाए, उसके हिसाब से मैं पानी को ट्रीट करता हूं, देन पानी सप्लाई होता है। और इतना आसान नहीं होता, इसमें आपको बहुत सारे पाइप के अरेंजमेंट देने पड़ते हैं, आपको पंपिंग सिस्टम यहां पर लगाना पड़ता है, तो बहुत सारी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। मैं आऊंगा उस पॉइंट पे भी आऊंगा, पहले मैं आपको एक रॉ वाटर सप्लाई स्कीम बना के दिखा देता हूं। तो ये आपका था सोर्स, दिस वॉज द सोर्स वेयर द वाटर वॉज प्रेजेंट। नेक्स्ट इसके बाद अपन ने बात की, सोर्स के बाद हमने इसको क्या किया, कलेक्ट किया। सोर्स के बाद हमने कलेक्ट किया। अब इस पानी को कलेक्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर्स हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो सारे स्ट्रक्चर वहीं पर मौजूद होते हैं पानी के सोर्स के पास में, उनको हम कहते हैं इनटेक स्ट्रक्चर, अब इनटेक स्ट्रक्चर में पाइप्स लगे रहते हैं, पंप्स लगे रहते हैं, वो पानी को कलेक्ट करता है। इनटेक स्ट्रक्चर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, ड्राई इनटेक्स होता है, वेट इनटेक्स होता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो हमने यहां से पानी को सबसे पहले क्या किया बेटा, कलेक्ट किया। सबसे पहले आपने पानी को कलेक्ट किया, और कलेक्ट करने के लिए हमने जो इंस्ट्रूमेंट या जो स्ट्रक्चर बनाया, सॉरी नॉट इंस्ट्रूमेंट, जो स्ट्रक्चर्स का कंस्ट्रक्शन किया, उसे हमने कहा क्या, इनटेक स्ट्रक्चर। दोज आर नोन एज इनटेक स्ट्रक्चर। अब इसके बाद आपने क्या किया, इसको ट्रांसपोर्ट करवाया, जिसको अपन बोलते हैं कन्वेयंस,
तो यहां पर जब हमने कलेक्ट किया, अब यहीं से हम इसको क्या करवा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं। कहां ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं इसको, आप ट्रांसपोर्ट करवा रहे हो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। क्यों करवा रहे हो, आपको वहां पर ट्रीटमेंट करना है पानी का, तो यहां पर आपने सप्लाई करवा दिया इसको ट्रीटमेंट प्लांट में। ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं WTP। WTP का मतलब है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कभी विजिट करोगे तो वहां पर आपको लैबोरेटरीज और ये सब मिल जाएंगी। तो ये रॉ वाटर जब यहां पर पहुंचता है तो हम ट्रीटमेंट के पहले क्या करते हैं, पानी की क्वालिटीज को चेक करते हैं। व्हाट आर द वेरियस क्वालिटीज ऑफ वाटर। क्यों करते हैं उसका कारण बता रहा हूं मैं, क्यों करते हैं उसका कारण बता रहा हूं। जैसे मैंने बताया, जो वाटर सोर्स में अवेलेबल है दैट वाटर कैन नॉट बी कंज्यूम डायरेक्टली। मतलब आपको उस पानी का ट्रीटमेंट करना ही आपको मालूम है, पर आप किस चीज का ट्रीटमेंट करोगे, व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट विल यू डू। अगर आपको किसी इंसान की बीमारी ही नहीं पता तो डॉक्टर दवाई क्या देगा उसको। आप डॉक्टर के पास जाके बोलोगे डॉक्टर साहब मेरी तबीयत खराब है मुझे दवाई दे दो, तो डॉक्टर क्या करेगा, टेम्परेचर चेक करेगा, पल्स रेट चेक करेगा, अलग अलग टाइप के ट्रीटमेंट, मतलब पहले चेकिंग करेगा जिससे उसको मालूम पड़ जाए बीमारी क्या है। अब बीमारी मालूम पड़ गई तभी तो वो दवाई दे पाएगा। जैसे मान लो आपको बुखार है, आपको अगर बुखार है, टेम्परेचर नापा 103 डिग्री सेंटीग्रेड, अब 103 डिग्री है तो उसके बाद वो क्या करेगा, उसके हिसाब से दवाई देगा कि आप जाइए 3 दिन दवाई खाइए आपका बुखार उतर जाएगा। तो पहले उसने चेक किया ना कि इसको बुखार है, अब बुखार के हिसाब से ट्रीटमेंट किया। तो वैसे ही हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट प्लांट में जब ये आता है तो सबसे पहले यहां पर ट्रीटमेंट करने के पहले, पानी का ट्रीटमेंट करने के पहले क्या करते हैं, यहां पर पानी की क्वालिटी को चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग पानी की क्वालिटी को चेक करते हैं। तो हियर वी कैरी आउट क्वालिटी चेक ऑफ वाटर। नाउ वंस यू नो व्हाट आर द वेरियस इंप्योरिटीज। अब क्वालिटीज के अंदर हम लोग 3 क्वालिटीज पढ़ते हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, आएगा वो भी आगे डिस्कस करेंगे। तो अलग अलग क्राइटेरिया होता है क्वालिटीज का। दोस पैरामीटर्स आर नोन एज वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। तो फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर है, केमिकल है, बायोलॉजिकल है, उनके हिसाब से हम लोग टेस्टिंग करते हैं। और वो जो टेस्टिंग होती है हमको मालूम पड़ता है कि हाँ ये सारी चीजें आर अनडिजायरेबल विच आर देयर इन द वाटर, दोज थिंग्स शुड बी ट्रीटेड। अब उनको आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रीट करना पड़ेगा। अब आपको मालूम पड़ेगा कि ये सारी चीजें जो है ये पानी को नुकसान पहुंचाएगी, मतलब अगर उस पानी को हमने कंज्यूम कर लिया तो अब उसका ट्रीटमेंट आप करते हो इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। नेक्स्ट, अब जैसे मान लीजिए डॉक्टर ने आपको दवाई दी, आपने 3 दिन तक दवाई खाई। अब दवाई खाने के बाद क्या करते हो, अब दोबारा से अपना टेम्परेचर चेक करते हो कि भैया बुखार उतरा कि नहीं उतरा। तो यहां पर पहले एक बार टेम्परेचर चेक किया, उसके आधार पर ट्रीटमेंट दिया। तो ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद दोबारा से आपने टेम्परेचर चेक किया। क्यों किया, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ वो जो दवाई थी वो असरदार थी कि नहीं थी। दैट मीन्स आपने यहां पर अगेन क्या किया, क्वालिटी चेक किया। आपने यहां पर अगेन क्वालिटी चेक किया। तो यहां पर आपने अगेन क्या किया, क्वालिटी चेक किया। ये क्वालिटी चेक क्यों किया आपने, ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि जो हमने ट्रीटमेंट दिया है वाटर को वो सही है कि गलत है। ये चीज आपको यहां पर पता चल जाए कि सर हमने जो ट्रीटमेंट किया है पानी का, इतने महंगे महंगे जो इक्विपमेंट्स लगाए थे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, पंप अरेंजमेंट किया था, इतना सब जो किया था, अब वो असरदार होना चाहिए ना उसके ऊपर। तो वो ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ, तो यहां पर आप अगेन क्वालिटी चेक करते हो। नाउ दिस क्वालिटी चेक्स आर परफॉर्म्ड विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। आप हर एक वाटर क्वालिटी पैरामीटर की परमिसिबल लिमिट, एक्सेप्टेबल लिमिट चेक करते हो कि वो ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। अल्टीमेट एम इज टू कंज्यूम दैट वाटर फॉर ड्रिंकिंग। बाकी अगर ड्रिंक कर लिए तो उसको बाद अब कपड़े धोना चाहो कपड़े धो लो, दूसरे काम के लिए यूज करना यूज कर लो, लेकिन अल्टीमेट एम इज टू कंज्यूम दैट वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। क्लियर है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अपने वाटर की क्वालिटी चेक करते हैं कि हाँ वो सारे पैरामीटर्स जो है वो वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्लास हर दिन होगा, हाँ क्लास हर दिन होगा, क्लास हर दिन होगा, पर लाइव जुड़ोगे तब होगा। अगर 3 दिन दिखा लाइव नहीं जुड़ रहे हो तो मैं क्लास बंद करवा दूंगा। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि सर एनवायरमेंट की क्लास चालू करवाइए, तो मैं यूट्यूब पे चालू करवाया हूँ। ठीक है, तो आप लोग का जैसा फीडबैक रहेगा, जैसा रिस्पॉन्स रहेगा यूट्यूब पे, उस पर डिपेंड करता है क्लास हर दिन रहेगी कि नहीं। पर अभी के लिए कल तो क्लास होगी। ठीक है, चलो। तो ट्रीटमेंट के बाद आपका पानी अब कन्वर्ट हो चुका है किसमें, पोर्टेबल वाटर में। नाउ दिस वाटर कैन बी यूज्ड। तो ये आपका पानी कन्वर्ट हो गया पोर्टेबल वाटर में। वंस द वाटर इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू पोर्टेबल वाटर, अब ये जाएगा सीधा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। तो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी हैं, वो अपन पढ़ेंगे आगे। ये जाएगा सीधा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। सर सिलेबस में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी आता है क्या? हाँ फैज, डिलीट करने की जरूरत नहीं थी आपको, क्वेश्चन आपका वाजिब था, बिल्कुल आता है। 2017 का गेट का पेपर उठाओ, उसमें पाइप नेटवर्किंग का क्वेश्चन आया। अब ये अलग बात है कि पाइप नेटवर्किंग को आप फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ते हो, हार्डी क्रॉस मेथड, और वो पाइप नेटवर्किंग को आप यहाँ भी पढ़ते हो। सर थोड़ा फास्ट पढ़ाइए, क्यों इतनी जल्दी, क्या है, क्या जल्दी है भाई, इतनी क्या जल्दी है? आज तो पहली इंट्रोडक्शन वाली क्लास है। ओके, तो मैं बताया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। अब यहां से पानी आपका जाएगा कम्युनिटी पे।
यहां पर पानी जाएगा कम्युनिटी पे, ठीक है। चलो, तो ये जो मैं बता रहा हूं ये मैं गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। अभी गेट एग्जाम को टाइम है, तो अभी हड़बड़ी करने का मतलब नहीं, आराम से अपन पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये है पूरी आपकी वाटर सप्लाई स्कीम। दिस इज नोन एज रॉ वाटर सप्लाई स्कीम। तो ये जो मैंने पूरा बनाया, दिस इज नोन एज व्हाट, रॉ वाटर सप्लाई स्कीम। चलो, ये होता है पूरा तरीका। आप पानी को ऐसे सप्लाई करवाते हो सोर्स से कम्युनिटी। पहले आपको आइडेंटिफाई करना है सोर्स, देन वहां पर आपको ये सारे फेजेस को फॉलो करना पड़ेगा, देन अल्टीमेटली आपका पानी कम्युनिटी पे जाएगा जहां पर लोग उसको यूज करेंगे। क्लियर है बात? चलो, तो ये बात समझ में आती है। अब एक इफेक्टिव वाटर सप्लाई स्कीम अगर मुझे डिजाइन करनी है, अगर ये प्रॉपर तरीके से किसी कम्युनिटी के लिए डिजाइन हो गया तो मेरा पर्पस फुलफिल हो जाएगा, मतलब यहां पे रहने वाले लोगों को पानी मिल जाएगा। अब अगर मुझे एक इफेक्टिव रॉ वाटर सप्लाई स्कीम डिजाइन करनी है तो मुझे मालूम होना चाहिए कि ये जो कम्युनिटी है उसमें कितने नंबर ऑफ पीपल रहते हैं, और जितने नंबर ऑफ पीपल रहते हैं वो कितना पानी कंज्यूम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई शुड नो दैट हाउ मेनी पीपल आर रिसाइडिंग इनसाइड दिस कम्युनिटी। नेक्स्ट, I should know that how much water is being consumed by the individual living inside this community. तो मतलब मुझे यहां पर रहने वाले लोगों की भी जानकारी होनी चाहिए, और दूसरा, इन लोग कितना पानी कंज्यूम करते हैं मुझे वो भी पता होना चाहिए। अब ये कितना पानी कंज्यूम करते हैं वो डिपेंड करता है कि ये लोगों की पानी की डिमांड कितनी है, पानी की रिक्वायरमेंट कितनी है। तो एक इफेक्टिव रॉ वाटर सप्लाई स्कीम को डिजाइन करने के लिए बेटा मुझे पता होना चाहिए कि यहां पर जो लोग रहते हैं वो कितना पानी कंज्यूम करते हैं, व्हाट आर देयर रिक्वायरमेंट्स, और दैट रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर इज नोन एज वाटर डिमांड। तो यहां से हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट होता है, वाटर डिमांड। तो यहां से हमारा मेन टॉपिक चालू होता है, वाटर डिमांड। सर, वाटर एंड एयर क्वालिटी मॉडलिंग सब्जेक्ट भी कवर होगा क्या? वो अभी मैं नहीं बता सकता, आगे देखेंगे। करना होगा तो करवा दूंगा, नहीं तो वो मैं ज्यादातर ऐप क्लास में करवाता हूँ। तो यूट्यूब पे बेसिक्स आपके सारे क्लियर करवा दूंगा, लेकिन हाँ, अब ये नहीं बोलूंगा कि यहां से आपके गेट में एकदम नंबर आ जाएंगे। सब्जेक्ट समझ जाओगे, सब्जेक्ट सीख जाओगे, क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका पता चल जाएगा। लेकिन 100% अगर बोलोगे मैं यहीं पर करवा दूं तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्रैश कोर्स की तरह लेंगे, पर हाँ पहली क्लास है, डिटेल में बात करते हैं। तो वाटर क्वालिटी एयर क्वालिटी मॉडलिंग का देखा जाएगा, अगर रहेगा तो मैं करवा दूंगा, उसके बारे में अभी बात नहीं करते, ठीक है। तो यहां से बेटा अपना टॉपिक स्टार्ट होता है, वाटर डिमांड। तो टॉपिक इज वाटर डिमांड। तो मालूम पड़ गया आपको क्या होता है वाटर डिमांड। तो एक इफेक्टिव रॉ वाटर सप्लाई स्कीम को डिजाइन करने के लिए एक तो मुझे वहां की पॉपुलेशन भी पता होनी चाहिए। अब ये पॉपुलेशन भी कैसी है वो मैं बताऊंगा आपको, कौन सी पॉपुलेशन है उसके बारे में भी जानकारी दूंगा, पेशेंस रखना। गुड इवनिंग गौरव, हाउ आर यू। चलिए, वाटर डिमांड। अब वाटर क्या है? बेसिकली वाटर है एक तरह का लिक्विड। वाटर इज अ काइंड ऑफ लिक्विड। नाउ टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ वाटर, जैसे मैंने बोला कि वहां के लोग जो रह रहे हैं वहां पर, उनकी वाटर की डिमांड कितनी है। नाउ दिस वाटर डिमांड मींस हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर दोस पीपल रिक्वायर्ड। तो वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनको कितना क्वांटिटी पानी चाहिए। अब पानी की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट अपन यूज करते हैं, दैट यूनिट इज वॉल्यूम। तो हमको पता चलना चाहिए कि कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है उस कम्युनिटी में। द यूनिट बाय विच वी मेजर द क्वांटिटी ऑफ अ लिक्विड, दैट इज वॉल्यूम। हमको मालूम होना चाहिए कि कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है। क्लियर है बात? तो यहां पर अपन बात करते हैं वाटर डिमांड की। तो वाटर डिमांड का बेसिक मीनिंग होता है द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय द पीपल लिविंग इन अ कम्युनिटी, दैट इज नोन एज वाटर डिमांड। तो यहां पर इस चीज को मेंशन कर देते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर required by individuals living in a community. लिविंग इन अ कम्युनिटी, या फिर आप बोल सकते हो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय अ कम्युनिटी, और टोटल वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम की जगह मैं ब्रैकेट में क्वांटिटी भी लिख देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। रिक्वायर्ड फॉर अ कम्युनिटी। तो यहां पर इंडिविजुअल अपने आप कवर हो जाते हैं। अगर मैं सीधा कम्युनिटी की बात करूं तो वो बाय डिफॉल्ट यहां पर रहने वाले इंडिविजुअल्स के बारे में भी वो चर्चा कर लेता है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है जितना भी अभी तक बताया, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं यहां से अपना डिस्कशन आगे बढ़ाता हूं।
सर कलेक्शन एंड कन्वेयंस ऑफ सीवेज थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए ना, 8 मई को एग्जाम है मेरा बेटा। सीवेज तो अभी बहुत टाइम है स्टार्ट होने में, अभी यहाँ पर सीवेज को कैसे एक्सप्लेन कर दूं? आज तो फर्स्ट क्लास है, अभी तो वाटर की बात हो रही है। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आपका एग्जाम है, बट अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है यहाँ पर, तो सबके हिसाब से अभी चलना पड़ेगा। क्वांटिटी को ही वॉल्यूम लेके चलते हैं सर, बिल्कुल सही बात है। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम पंजाब, लव यू टू बेटा। चलिए, तो ये बात समझ में आती है फिर, तो ये जितना बात बताया ये बात आपको समझ में आ गई। तो क्योंकि अपन बात कर रहे हैं वाटर की ना, अब वाटर क्या तरह का लिक्विड है, लिक्विड की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना मतलब उसका वॉल्यूम बताना, ठीक है। वॉल्यूम को रेक्टेंगुलर में कंसिडर नहीं करते हैं सर, मतलब आप क्या कहना चाहते हो बेटा, समझा नहीं मैं। वॉल्यूम को रेक्टेंगुलर में कंसिडर नहीं करते। चलो सबसे पहले बात करते हैं, पहला है एनुअल डिमांड। फर्स्ट ऑफ द पॉइंट इज नोन एज एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड को अपन ड्राफ्ट के नाम से भी जानते हैं। अगर एग्जाम में कभी वर्ड आया ड्राफ्ट तो कभी कंफ्यूज मत होना, ड्राफ्ट मींस डिमांड ओनली, ड्राफ्ट मींस डिमांड ओनली, डिमांड को ही ड्राफ्ट कहते हैं। तो कभी क्वेश्चन में अगर ड्राफ्ट नाम से पूछ ले तो उसमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। क्लियर है बात? तो एनुअल डिमांड बोलूं या एनुअल ड्राफ्ट बोलूं, बोथ आर सेम थिंग, नथिंग डिफरेंट। अब नाम देखना थोड़ा, एनुअल, एनुअल का मतलब होता है पूरे साल भर का। एनुअल मींस एंटायर ईयर, तो पूरे साल भर में उस कम्युनिटी को कितना पानी चाहिए, दैट इज नोन एज व्हाट, एनुअल डिमांड। पूरे साल भर में कितना वॉल्यूम पानी उस कम्युनिटी को रिक्वायर्ड है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज एनुअल डिमांड। एग्जाम है सर 8 मई को, तो इसलिए उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाँ मुझे मालूम है 8 मई को एग्जाम है, पर अभी तो फिलहाल अपन इसकी बात कर रहे हैं ना, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। तो जो मैंने टाइटल दिया है उसमें गेट को टारगेट किया है, लेकिन सबके लिए यूजफुल हो जाएगा, हर एग्जाम के लिए यूजफुल है। तो अभी डायरेक्टली अपन सीवेज की बात नहीं कर सकते ना, जस्ट स्टार्ट हुआ है ये चीज। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर तो पूरे साल भर में कितने पानी की रिक्वायरमेंट है, दैट इज रेफर्ड बाय एनुअल डिमांड। बात समझ में आ रही है? इसको हम लोग डिनोट करते हैं बाय द सिंबल वी। अब बात की मैंने वॉल्यूम की, और पूरे साल भर में कितना चाहिए, दैट इज नोन एज एनुअल डिमांड, दैट इज नोन एज एनुअल डिमांड। जैसे किसी रेक्टेंगुलर चैनल से पास कर रहा है, तब किस वॉल्यूम को कंसीडर करेंगे, उसके एरिया को या क्वांटिटी को? मैं यहां पर प्योरली बात कर रहा हूं क्वांटिटी की। अब यहां पर बात सुनना, डाउट पूछो तो मैं बता देता हूं। अगर आप बात कर रहे हो क्वांटिटी की, अगर मैं बोलूंगा कि इस बॉटल में पानी ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, तो आपको इस स्ट्रक्चर का ही वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। अगर आप बात कर रहे हो क्वांटिटी की, तो अगर मैं इस बॉटल की बात करूं तो इस बॉटल में जितना पानी है दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ बॉटल इटसेल्फ। तो ये बात तो अंडरस्टूड है। जैसे हम लोग पाइप के थ्रू पानी को सप्लाई करते हैं, तो पाइप का सर्कुलर सेक्शन होता है, पानी का पाइप का सर्कुलर सेक्शन होता है, तो वहां पर एरिया उसका आ जाता है, सिलेंडर का एरिया आ जाता है या पाइप का एरिया आ जाता है। तो जाहिर सी बात है, वो रेक्टेंगुलर पाइप मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, रेक्टेंगुलर चैनल जिसकी आप बात कर रहे हो वो अलग चीज है, वो आप सोर्स की बात करो जहां से पानी बाहर निकल के आ रहा है। लेकिन आप पानी सप्लाई करते हो घरों में या कम्युनिटी में, वो पाइप के थ्रू जाता है, वो पाइप के थ्रू जाता है, समझ रहे हो? तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जब अपन पढ़ेंगे तो अपन वहां पर अरेंजमेंट्स देखेंगे किस तरीके से पानी फ्लो करता है। तो ये चैनल वाली चीज अभी यहां पर नहीं आएगी। हाँ, चैनल से पास करा तो आप क्वांटिटी लोगे उसकी, लेकिन मैं तो अभी यहां पर वाटर सप्लाई टू द कम्युनिटी की बात कर रहा हूं। क्लियर है विकास कुमार? नेक्स्ट बात करते हैं। तो अगर अपन अगली बात करें तो एनुअल डिमांड के बाद आता है आपका एवरेज एनुअल डेली डिमांड। एवरेज एनुअल डेली डिमांड। अब यहां पर थोड़ा ध्यान देना, बात हम कर रहे हैं अभी भी एनुअल की, मतलब पूरे 365 दिन। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि साल में 365 दिन है। अब ये मत कहना सर लीप ईयर भी आता है, ठीक है, जनरल बात कर रहा हूं, साल के 365 दिन मैं मान लेता हूं। अब ये तो पूरे साल की रिक्वायरमेंट होगी जो मैंने ऊपर बताया। अब पूरे साल भर में से अगर मैं पर्टिकुलर डे की बात करूं कि वन डे में मुझे कितना पानी रिक्वायर्ड है, न्यूमेरिकल में समझ नहीं आता कैसे वॉल्यूम ले, इसलिए पूछे हैं आपसे जब डिजाइन करना हो, ठीक है ना? समझ गया मैं, आपका पॉइंट समझ गया। तो पानी आपका जिस जगह स्टोर होता है उसी का वॉल्यूम लिया जाता है, पर लेकिन ट्रांसफर करवाते हो पाइप की मदद से। स्टोरेज इनटेक में करोगे, अगर इनटेक आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन का होगा तो टोटल वॉल्यूम उसी के बराबर हो जाएगा। आप डिजाइन करते हो सेडिमेंटेशन टैंक वगैरह, वो रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, सर्कुलर शेप के होते हैं, तो वहां पर आप पूरा वॉल्यूम लेते हो L/B/H, तो बिल्कुल लोगे उसमें। चलो अब यहां पर कॉन्सेंट्रेट करो थोड़ा, यहां का सवाल मत पूछना, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे।
एवरेज एनुअल डेली डिमांड। सो एवरेज एनुअल डेली डिमांड का मतलब होता है कि पूरे साल का आपने निकाल लिया, अब पूरे साल में मुझे इतना पानी चाहिए और मुझे एक दिन में कितना पानी चाहिए वो कैसे पता चलेगा, वो मुझे पता चलेगा एनुअल डेली डिमांड से। मतलब अगर मैं मान लूं कि पूरे साल में 365 दिन है तो एक दिन में मुझे कितना पानी चाहिए, V/365। 365 डेज हैं पूरे साल भर में, उसके लिए मुझे वॉल्यूम चाहिए था V, तो मुझे एक दिन के लिए अगर निकालना है तो उसमें कितना चाहिए रहेगा, V/365। एकदम अंडरस्टूड है। तो ऊपर जो मैंने आपको जानकारी दिया उसके हिसाब से था 365 डेज तक आपको पानी चाहिए था VML या V लीटर, सॉरी V लीटर्स। तो यहां पर आपको 1 डे का अगर निकालना है तो 1 डे सिंपली आप निकाल सकते हो V/365। अब क्योंकि क्या होता है, अगर मैं पूरे साल भर की बात कर रहा हूं तो ठीक है, बल्क में पानी वहां पर सप्लाई होता है, उसके भी अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। हम बात कर रहे हैं एक दिन के लिए। अब एक दिन में क्या होता है, बहुत सारे फ्लक्चुएशंस आपको देखने मिलते हैं। इन डे यू गॉट टू सी नंबर ऑफ फ्लक्चुएशंस। कई बार पानी की डिमांड सुबह ज्यादा होती है, कभी शाम को ज्यादा होती है, तो वहां पर आप डिसाइड नहीं कर पाते कि मैं क्या वैल्यू वहां पर प्रोवाइड करूं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एवरेज को कंसिडर कर लेते हैं। एवरेज वैल्यू हमेशा एक तरह की कांस्टेंट वैल्यू होती है कि ठीक है, आपने कम ज्यादा की जगह एक एवरेज वैल्यू वहां पर अज्यूम कर लिया, इतना पानी यहां पर दिया जा सकता है, आपने इतना पानी वहां पर दिया जा सकता है, ये चीज को अज्यूम कर लिया, तो तभी आपने यहां पर वर्ड लिखा है एवरेज एनुअल डेली डिमांड, बिकॉज फ्लक्चुएशंस आर देयर। वहां पर फ्लक्चुएशंस आपको देखने मिलती है। अब वो फ्लक्चुएशंस को ओवरकम करने के लिए, ताकि मेरा कैलकुलेशन भी फेल ना हो, सब चीजें डिजाइन भी अच्छे से हो, हम डिजाइन भी कई बार कर लेते हैं एवरेज के लिए, लेकिन हाँ आगे हमको बहुत सारे क्लॉजेस देखने पड़ते हैं, तो मैक्सिमम की बात करते हैं या आवरली बात करते हैं, अपन फ्लक्चुएशंस को लेते हुए चलते हैं। लेकिन हाँ, एक एवरेज आइडिया आपको लगा रहता है कि ठीक है, इतना पानी देने से काम चल जाएगा। समझ में आया? तो मैंने यहां पर नाम लिख दिया एवरेज। तो एवरेज का मतलब आपको मैंने बता दिया, क्यों लिया, क्योंकि अपन बहुत सारे फ्लक्चुएशंस को फेसेस करते हैं, कि अपन को मालूम है कि सुबह ज्यादा होगा या शाम को ज्यादा होगा, दिन में ज्यादा होगा, तो हम एक एवरेज वैल्यू ले लेते हैं। चलो ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है, वो कभी चेंज नहीं होती है। क्लियर है बात? चलो थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। तो दिस इज पॉइंट नंबर 2, दिस इज पॉइंट नंबर 3। तो अभी मुझे मालूम पड़ गया कि एक दिन में कितनी रिक्वायरमेंट है। तो कम्युनिटी में रहने वाले लोगों की एक दिन की रिक्वायरमेंट इतनी है। अब कम्युनिटी में मान लो पॉपुलेशन है 5000, फॉर एग्जांपल 5000 पॉपुलेशन है, तो 5000 पॉपुलेशन इतना पानी कंज्यूम करेगी एक दिन में। बात को समझना बेटा, कंफ्यूजन होता है यहां पर। तो 5000 लोग एक दिन में इतना वॉल्यूम पानी कंज्यूम करेंगे। मुझे निकालना है कि एक इंसान एक दिन में कितना वॉल्यूम पानी कंज्यूम करेगा। अभी तो आपने क्या किया, इतना वॉल्यूम जो डिजाइन किया ये 5000 लोगों के लिए डिजाइन किया, या फिर जितने भी लोग उस कम्युनिटी में रह रहे थे। अब मुझे निकालना है कि एक दिन में एक आदमी कितना पानी कंज्यूम कर रहा है। एक दिन में एक आदमी कितना पानी कंज्यूम कर रहा है, दैट इज टेक्निकली नोन एज पर कैपिटा वाटर डिमांड। पर कैपिटा मतलब एक आदमी, एक इंडिविजुअल। क्लियर है बात? तो वन इंडिविजुअल एक दिन में कितना पानी कंज्यूम कर रहा है, दैट इज नोन एज पर कैपिटा वाटर डिमांड। और यहां पर उसको लिखा जाता है एवरेज एनुअल पर कैपिटा चलो, तो ये बात तो समझ में आई। दिस मच ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय P पॉपुलेशन। तो मैं मान लेता हूं पॉपुलेशन P। तो इतने नंबर ऑफ पीपल वेर रिसाइडिंग इन अ कम्युनिटी, और उन्होंने एक दिन में इतना पानी कंज्यूम कर लिया। अब मैं बात कर रहा हूं एक इंडिविजुअल के लिए, तो वो कितना करेगा, V डिवाइडेड बाय 365 इंटू P हो जाएगा। तो मतलब P पीपल इतना कर रहे हैं, तो एक इंसान कितना करेगा, तो डिवाइड बाय P कर दो। व्हाट इज P? P इज पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो इसको हम बोलते हैं पर कैपिटा वाटर डिमांड। तो एवरेज एनुअल पर कैपिटा वाटर डिमांड। देखो अपन स्टेप बाय स्टेप आगे आए हैं। पहले मैंने बताया कि पूरे साल भर में कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, उसके बाद मैंने बताया कि एक दिन में कितना पानी चाहिए रहता है, उसको मैंने एवरेज के फॉर्म में आपको बताया। अब उसके बाद बताया कि एक इंडिविजुअल को कितना पानी एक दिन में चाहिए, दैट इज नोन एज एवरेज एनुअल पर कैपिटा वाटर डिमांड। यहां तक जितना भी बताया क्लियर है? ये बात क्लियर है? चलो वेरी गुड। तो अपन आगे बढ़ते हैं फिर। इतनी बात अगर क्लियर है तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई कि हमने वाटर डिमांड की बात क्यों की, क्योंकि हमें एक इफेक्टिव रॉ वाटर सप्लाई स्कीम का डिजाइन करना है। सो इफ आई वांट टू डिजाइन अ इफेक्टिव रॉ वाटर सप्लाई स्कीम, माय एम इज टू
नो हाउ मच ऑफ द वाटर इज बिंग रिक्वायर्ड बाय द पीपल रिसाइडिंग इन दैट कम्युनिटी। ठीक है, तो अगर लैंग्वेज का प्रॉब्लम आता है इंग्लिश हिंदी का तो मुझे बता देना, वैसे मैं ज्यादा हिंदी में ही पढ़ाऊंगा, पर ठीक है कभी कभार इंग्लिश में अपन बोलते हैं ना, टेक्निकल समझ में आ जाता है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो मैंने बताया आपको एवरेज एनुअल पर कैपिटा वाटर डिमांड, अब इसके आधार पे मैं बात करने वाला हूं हम किन अलग अलग डिमांड्स को क्लासिफाई करते हैं। तो टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड बेस्ड ऑन एवरेज एनुअल पर कैपिटा वाटर डिमांड, ये बात क्लियर है। तो टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड बेस्ड अपॉन एवरेज एनुअल पर कैपिटा वाटर डिमांड, तो चलो इसकी बात करते हैं। तो बेस्ड ऑन एवरेज एनुअल पर कैपिटा वाटर डिमांड, following types of demands can be classified. तो क्या क्या डिमांड है अपन देखते हैं। नहीं हो रहा, चलो पहला होता है डोमेस्टिक वाटर डिमांड। पहला होता है डोमेस्टिक वाटर डिमांड। पहला होता है डोमेस्टिक वाटर डिमांड। सर नोट्स मिलेगा क्या? इसमें क्या नोट्स चाहिए बेटा, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, खुद बनाते जाओ नोट्स। इसका पीडीएफ में कैसे शेयर करें? तो मैं पहले क्लासिफाई करके दे देता हूं आपको, नंबर ऑफ डिमांड्स पहले यहां पर लिख के दे देता हूं, उसके बाद अपन वन बाय वन देखते हैं। सेकंड इज इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड, वीडियो प्राइवेट नहीं होगा, कभी भी देख सकते हो। हाँ वीडियो प्राइवेट नहीं होगा, देख सकते हो आप, बाद में भी देख सकते हो। तो नोट्स का ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जब आपका मन करे वीडियो देख लेना, दोबारा से सेव करते रहना। तो डोमेस्टिक वाटर डिमांड, इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। नेक्स्ट होता है आपका इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड। इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड। फोर्थ होता है आपका डिमांड फॉर पब्लिक यूटिलिटी। फिर पांचवा होता है आपका लॉसेस एंड थेफ्ट। और लास्ट होता है फायर डिमांड। सिक्स्थ इज फायर डिमांड। चलिए, सो दीज आर द वेरियस डिमांड्स विच आर अवेलेबल। क्लासिफिकेशन कैसे किया? बेस्ड अपॉन पर कैपिटा वाटर डिमांड। ठीक है, लो बैक, लास्ट स्लाइड चाहिए थी ना, देख सकते हो उसको। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको यहां पर एवरेज एनुअल पर कैपिटा वाटर डिमांड बताया था, उसके आधार पे मैंने बोला हम लोग अलग अलग डिमांड्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। हम लोग अलग अलग डिमांड्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। लो इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं फिर। चलो, तो डोमेस्टिक वाटर डिमांड, इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। अब जो जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा वो सारे पॉइंट्स को दिमाग में रखना, और इनकी मैं जो वैल्यूज बताऊंगा उन वैल्यूज को दिमाग में रखना। क्वेश्चन पूछता है 1-1 मार्क में, तो 1-1 मार्क में क्वेश्चन पूछता है, तो सारी चीजों को दिमाग में रखना। चलो सबसे पहले देखते हैं नंबर 1, डोमेस्टिक वाटर डिमांड। डोमेस्टिक वाटर डिमांड, अब नाम क्या सजेस्ट कर रहा है बेटा? नाम ही सजेस्ट कर रहा है V/365 इंटू पी, वही तो लिखा है ना, क्या लिखा है? और सही तो लिखा है। एक इंसान का निकाल रहे हो ना बेटा, आशीष पानीग्री, एक इंसान का निकाल रहे हो ना, तो डिवाइड बाय पी तो होगा। यू आर कैलकुलेटिंग द पर कैपिटा। व्हाट डू मीन बाय पर कैपिटा? फॉर वन इंडिविजुअल, तो यहां पर डिवाइड बाय पी होगा ना। V/365 ये पी पॉपुलेशन के लिए, तो वन पॉपुलेशन के लिए कितना होगा? डिवाइड बाय पी होगा। चलो, तो डोमेस्टिक वाटर डिमांड से मुझे ये समझ में आता है कि सर ये जो वाटर की रिक्वायरमेंट है, दिस वाटर डिमांड इज रिक्वायर्ड टू फुलफिल द डोमेस्टिक पर्पसेस। अब डोमेस्टिक पर्पसेस क्या होते हैं आपके? डोमेस्टिक पर्पस जैसे आपका कपड़े धोना, नहाना,
फिर आपका खाना बनाना है ना, कुकिंग हो गया, बाथिंग हो गया, वॉशिंग क्लोथ्स हो गया, ये सारे क्या होते हैं आपके डोमेस्टिक पर्पसेस होते हैं। तो दीज आर द डोमेस्टिक पर्पस जो आप रोजमर्रा के काम करते हो, डेली नीड्स पे जो आपके काम होते हैं, दैट इज नोन एज डोमेस्टिक पर्पसेस। आप इन सारे पर्पसेस को फुलफिल करने के लिए जो वाटर की डिमांड है, दैट इज नोन एज डोमेस्टिक वाटर डिमांड। एकदम नाम से सब कुछ पता चलता है। तो नाम से सब कुछ पता चलता है कि द वाटर रिक्वायर्ड टू फुलफिल द डोमेस्टिक नीड्स। डोमेस्टिक नीड्स का मतलब आपको मैंने बता दिया, क्या क्या डोमेस्टिक नीड्स बताया आपको। डोमेस्टिक नीड्स मैंने आपको बताई, जैसे बाथिंग, फिर हो गया कुकिंग, वॉशिंग। अब यहाँ वॉशिंग में वॉशिंग क्लोथ्स भी आ गए, वॉशिंग यूटेंसिल्स भी आ गए। अब ये मत बोलना सर बर्तन धोना है कि कपड़े धोना है, दोनों चीजें यहाँ पर इंक्लूड करती है। तो दीज आर नोन एज डोमेस्टिक पर्पसेस। अब इन सारी चीजों को फुलफिल करने के लिए जितना पानी चाहिए, दैट इज नोन एज डोमेस्टिक वाटर डिमांड। अब अगर मैं डोमेस्टिक वाटर डिमांड के बारे में आपको और बताऊं, अगर मैं इसके बारे में आपको और बताऊं, तो यहां पर वैल्यूज आपको याद रखनी है, स्टैंडर्ड वैल्यू। तो स्टैंडर्ड वैल्यू अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं, सबसे पहला फॉर फुल फ्लशिंग सिस्टम, फॉर फुल फ्लशिंग सिस्टम, ध्यान से समझना बात को, ठीक है। उसका देख लेंगे जो भी, मैं अपना नंबर भी दे दूंगा आज के सेशन के बाद, आई विल शेयर माय नंबर, तो आप बात कर लेना मुझसे, मैं उसका सॉर्ट आउट करवाता हूँ टेलीग्राम का, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम होगी आई विल सी, तो आफ्टर द वंस द सेशन इज गोइंग टू एंड, देन आई विल शेयर माय कॉन्टैक्ट नंबर आल्सो, तो आप मुझसे बात कर सकते हो। चलो अभी यहाँ पर ध्यान दो, अभी टेलीग्राम को छोड़ो, अभी यहाँ पर ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैंने पहले ही बोला पेशेंस रख के एक एक चीज को पढ़ना, ऐसा हड़बड़ाना मत, सर पहले ये पढ़ाओ पहले वो पढ़ाओ, सिस्टमैटिक पूरा चलेगा, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आराम से पढ़ना सब जो भी पढ़ा रहा हूँ। फॉर फुल फ्लशिंग सिस्टम, अब फुल फ्लशिंग सिस्टम में बेटा यहां पर दो बाइफर्केशन और कर देते हैं। तो ये हो गया आपका फॉर हायर इनकम ग्रुप, HIG लिखा मतलब हायर इनकम ग्रुप। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर लोअर इनकम ग्रुप, जिनको अपन LIG बोलते हैं। तो फॉर हायर इनकम ग्रुप ये वैल्यू जाती है 150 से लेकर 225 LPCD तक। व्हाट डू यू मीन बाय LPCD? LPCD का मतलब होता है लीटर्स पर कैपिटा पर डे। इतना लीटर पानी एक आदमी को एक दिन में चाहिए। मैंने पहले बोला दीज आर द क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन पर कैपिटा वाटर डिमांड। LPCD का मतलब इतना लीटर पानी एक आदमी को एक दिन में चाहिए, दैट इज नोन एज LPCD, लीटर्स पर कैपिटा पर डे। अब यहां पर 225 तक तो वैल्यू है, लेकिन अपन क्या करते हैं, ये वैल्यू को शॉर्ट करके 225 की जगह 200 ले लेते हैं। तो रेंज क्या होगी बेटा आपकी 150 से लेकर 200 LPCD तक। क्लियर है बात? कंडीशन है फॉर फुल फ्लशिंग सिस्टम और हायर इनकम ग्रुप, फॉर फुल फ्लशिंग सिस्टम फॉर हायर इनकम ग्रुप। आगे देखते हैं LIG की अगर मैं बात करूं, मतलब लोअर इनकम ग्रुप की बात करूं, तो मिनिमम वैल्यू यहां पर आपकी आ जाती है 135 LPCD। LIG की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मिनिमम वैल्यू आती है 135 LPCD। तो यहां पर ओवरऑल रेंज आपका क्या हो गया? तो ओवरऑल रेंज की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल जो आपका डोमेस्टिक वाटर डिमांड का रेंज है, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ओवरऑल रेंज यहां पर लिखनी है 135 से लेकर 200 LPCD, लीटर्स पर कैपिटा पर डे। तो ये आपकी ओवरऑल रेंज है। अच्छा, ये वैल्यू मैं बता किस बेसिस पे रहा हूं? एवरेज एनुअल डेली पर कैपिटा चॉइस ना, 3 पॉइंट बैक वाली स्लाइड, हाँ वही बात है, थर्ड पॉइंट वही वाला है, पर कैपिटा वाले, इसी के आधार पे बोल रहा हूं। इसी को अपन लीटर पर कैपिटा पर डे बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बात मैंने कौन से कोड के बिहाफ में बोली, यहां पर मैं कोड का नाम भी लिख देता हूं। तो IS 1172 2002, तो इस कोड के बिहाफ पे यहां पर मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कोड ये वैल्यूज मैं आपको यहां पर निकाल के दे रहा हूं। सर फ्लशिंग सिस्टम के लिए HIG 45 कहां से, कौन से कोड के बिहाफ पे बोल रहे हो बेटा? स्टैटिस उसको क्लियर करो। विनोद यादव, सर फ्लशिंग सिस्टम के लिए HIG 45 LPCD एंड LIG 30 LPCD होता है, नहीं होता। कौन से कोड के हिसाब से बोल रहे हो वो भी सेट बताओ मुझे फिर, कौन से कोड के बिहाफ पे बोल रहे हो ये बात भी मुझे बताओ। चलो, अब अगर मैं बोलता हूं कि फुल फ्लशिंग सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, इफ आई एम सेइंग दैट फुल फ्लशिंग सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट, तो उसके लिए वैल्यू आप कैसे निकालोगे? उसके लिए आप वैल्यू निकालोगे, ये कोड ने नहीं बताया था, ये अपन अपने ऑब्जर्वेशन के लिए बताते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, इफ फुल फ्लशिंग सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट,
तो क्लास की शुरुआत में एक चीज बोल दी थी कि जितनी भी जानकारी है उसको अभी अपने पास रखो, जो मैं बता रहा हूं उस पर पहले ट्रस्ट करो, ठीक है। तो गलत सलत कुछ भी मत बोलो, या जो बोल रहे हो उसका प्रूफ भी बताओ। तो इफ फुल फ्लशिंग सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट, तो यहां पर आप क्या करोगे? अब इसके बारे में कोड ने कुछ नहीं बोला है, इसके बारे में कोड ने कुछ नहीं बोला है, पर आप अपने रेफरेंस के लिए ले सकते हो फुल फ्लशिंग, ऊपर से जो वैल्यू मिली उसमें आप क्या करो, 45 एलपीसीडी को माइनस कर दो। अपने रेफरेंस के लिए, अपने कैलकुलेशन के हिसाब से आप इस चीज को ले सकते हो। दिस इज नॉट गिवन बाय द कोड, बट हाँ आप इसको ले सकते हो। तो ये आपका जानकारी है डोमेस्टिक वाटर डिमांड के बारे में। दिस इज द इंफॉर्मेशन फॉर डोमेस्टिक वाटर डिमांड। चलिए अब आगे अपन देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपने नोट भी कर लिया होगा, और अभी टाइम दे दिया तो स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा मेरे हिसाब से। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नंबर 2, इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। तो अमेंडमेंट्स क्या है, हर बार रिवाइज होते हैं। IS 456 भी देखोगे, जो आपका आरसीसी का कोड है, वो भी रिवाइज हो चुका है अभी, उसमें बहुत सारे न्यू अमेंडमेंट्स आ चुके हैं। तो आपको लेटेस्ट अमेंडमेंट्स की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड, अब यहां भी आपको यह बात पता चल रही है कि इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड मतलब इंडस्ट्री की वाटर डिमांड को सेटिस्फाई करवाना है। इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं या इंडस्ट्री में जो वर्क्स चलते हैं, उसके हिसाब से आपको वाटर डिमांड को सेटिस्फाई करवाना है। अब यहां पर एक चीज ये समझ लो कि इंडस्ट्री में जो काम होता है, या फिर आपके कम्युनिटी में इंडस्ट्री कब आएगी कब जाएगी ये आपको नहीं पता रहता, तो उसको अपन बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो एक्सटेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कभी जज नहीं किया जा सकता। हर साल नई इंडस्ट्रीज आती है, हर बार लेटेस्ट रिसर्च होती रहती है। तो एक्सटेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एक ऐसी चीज है जिसको आप कभी भी पूरा जज नहीं कर सकते कि वो कब ज्यादा आएगी कब कम आएगी, ये बात आपको नहीं पता रहती है, ठीक है। तो इसलिए जो वाटर डिमांड पे मैक्सिमम इफेक्ट होता है, जितनी भी डिमांड्स मैंने पीछे लिखी है ना 6-7, सबसे ज्यादा मैक्सिमम इफेक्ट होता है इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड का, बिकॉज यू डोंट नो द एक्सटेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। कैसा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा ये बात आपको नहीं पता है, इसलिए क्या होता है, जो आपका इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड है ये सबसे ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड फ्लक्चुएट करती है। और इसका जो स्टैंडर्ड है वो है 50 एलपीसीडी से लेकर 400 एलपीसीडी तक। चाहो तो इसको और आगे तक बढ़ा सकते हो 450 एलपीसीडी। जैसे 225 का अपन ने 200 कर दिया था, अब यहां पर 50 एलपीसीडी से अपन ने 400 एलपीसीडी की बात की। तो यहां पर देख सकते हो 50 से 400 इतना फ्लक्चुएशन क्यों है? बिकॉज यू कैन नॉट जज द एक्सटेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। आपको नहीं पता आपकी कम्युनिटी पे कब कौन सी इंडस्ट्री आएगी, कब कौन सी इंडस्ट्री चली जाएगी। तो वाटर डिमांड एकदम से बढ़ भी सकती है एक इंडस्ट्री के आने के कारण, और अगर वो इंडस्ट्री वहां से बंद होगी तो वहां पर वाटर डिमांड घट भी सकती है। इसलिए 50 से 400 एलपीसीडी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो ये बाकी जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, एसएससी जेईई या बाकी एग्जाम्स, उसमें बहुत सवाल पूछा जाता है कि ये जो इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड है इसका मैक्सिमम इफेक्ट होता है। तो यहां पर ये जानकारी दे देता हूं कि इट हैज मैक्सिमम इफेक्ट। तो मैक्सिमम इफेक्ट क्यों हुआ, कारण बता दिया, बिकॉज यू कैन नॉट जज द एक्सटेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इट हैज मैक्सिमम इफेक्ट एज extent of cannot be तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ऐसा, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को आप जज नहीं कर सकते। चलिए, क्लियर है बात? तो इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड होता क्या है वो बता दिया, इसके स्टैंडर्ड बता दिया, साथ ही साथ इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर भी बता दिया कि मैक्सिमम इफेक्ट होता है इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड का, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता ही है सीधा सीधा, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, मैं इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड लिखना भूल गया था क्या? कहां चला गया? हाँ, लिखा है। थर्ड है इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड। तो थर्ड ऑफ द डिमांड इज इंस्टीट्यूशनल
सो नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड। अब यहां पर भी नाम समझ में आ रहा है कि इंस्टीट्यूट में पानी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करवाना। आप इंस्टीट्यूट कई तरह के हो सकते हैं। आपका बेसिक इंस्टीट्यूट जैसे स्कूल है, आपका रेलवे स्टेशन है, हॉस्पिटल्स है, तो ये सारे दीज आर द बेसिक इंस्टीट्यूशनल्स। ओके, तो स्कूल हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, दीज आर द वेरियस इंस्टीट्यूट्स, वहां की वाटर डिमांड को सेटिस्फाई करवाना है, दैट इज नोन एज इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड क्या हो सकता है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछता है। इसका जो स्टैंडर्ड है वो है 20 एलपीसीडी से लेकर, अब एलपीसीडी मतलब बता चुका हूं, लीटर पर कैपिटा पर डे, यहां से लेकर 50 एलपीसीडी तक। 20 से 50 एलपीसीडी होता है आपका इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड। ये बात क्लियर है? इसके एग्जाम्पल मैंने दे दिया। एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल दिया जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशंस। क्लियर है बात? तो याद रखना है, सारी वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कब क्या पूछ लेगा आपको नहीं पता, तो ये वैल्यूज तो वैसे भी आपको पता होनी चाहिए। पहला चैप्टर है बेसिक्स है एनवायरमेंट इंजीनियरिंग का, तो अभी तो अपन बेसिक टेक्निकल पॉइंट पे गए नहीं है, तो ये तो अभी बेसिक बातें ही बता रहा हूं मैं आपको। पानी, पानी की डिमांड, कैसे पानी को कंज्यूम करना है, कितना पानी को कंज्यूम करना है, वो सब बातें बता रहा हूं अभी तो। चौथे पॉइंट पे चलते हैं। तो डिमांड फॉर पब्लिक यूटिलिटी, तो किसी किसी बुक में पब्लिक यूटिलिटी लिखा हुआ मिलेगा, किसी बुक में पब्लिक यूज लिखा हुआ मिलेगा, तो दोनों वही सेम चीज है, कंफ्यूज मत होना। डिमांड फॉर पब्लिक यूटिलिटी बोलो, डिमांड फॉर पब्लिक यूज बोलो, बोथ आर सेम थिंग। ओके, अब आपके डोमेस्टिक काम को छोड़ के और क्या काम होते हैं, जैसे मान लीजिए आप गार्डनिंग कर रहे हैं, आप रोड वॉशिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो गार्डनिंग किया, रोड वॉशिंग किया, ये सब अपने पब्लिक यूज से काम होते हैं। गार्डनिंग करने का शौकीन होते हैं अपन, जैसे मैं भी करता हूं डेली, काफी लोग करते हैं, वो गार्डनिंग वगैरह करते ही हैं, तो ये आपका डोमेस्टिक डिमांड से अलग हो जाता है। इट इज समथिंग विच इज डिफरेंट फ्रॉम द डोमेस्टिक डिमांड। तो डिमांड फॉर पब्लिक यूज जैसे बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं, तो वहां पर ये सारी चीजों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछता है, एक तो इसका स्टैंडर्ड पूछता है, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इट कंस्टिट्यूट्स 5 to 6% ऑफ टोटल डिमांड। इट कंस्टिट्यूट्स 5 to 6% ऑफ टोटल डिमांड, तो ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछता है, कई बार क्वेश्चन पूछता है 5 to 6% ऑफ टोटल डिमांड, ये बात मालूम होनी चाहिए। दूसरा, इसका स्टैंडर्ड्स क्या होता है, तो इसका स्टैंडर्ड होता है 10 एलपीसीडी से लेकर 20 एलपीसीडी तक। चलो, अभी तक जो बताया उसमें कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, बहुत बेसिक बातें बताई हैं, उतना कुछ खास कॉन्सेप्ट वाली चीज नहीं बताया। इसका भी एग्जांपल लिख सकते हो आप, क्या क्या हो सकता है एग्जांपल, गार्डनिंग, वॉशिंग ऑफ रोड्स, चलिए कमेंट करके बताओगे समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, क्लास अटेंड कर रहे हो तो एक्टिव रहना पड़ेगा। ठीक है, क्लास अटेंड कर रहे हो, एकदम एक्टिवली जवाब दोगे, एकदम एक्टिवली कमेंट वगैरह करोगे। डाउट होगा तो वो मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो डाउट होगा तो मैं क्लियर कर दूंगा। अभी किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। चलो गुड, आगे चलते हैं फिर। दिस वॉज पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5, सर पर्टिकुलर सब्जेक्ट का इन्वायरमेंटल ईवीएस लेक्चर्स अवेलेबल होगा, रिकॉर्डेड लेक्चर। सर पर्टिकुलर सब्जेक्ट का लेक्चर अवेलेबल होगा, इसकी बात कर रहे हो क्या, मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी बात कर रहे हो क्या? अच्छा, फ्लशिंग का मीनिंग पूछ रहे हो आशीष। फ्लश करना तो आप जानते हो क्या होता है। तो बहुत जगहों पे आजकल क्या होता है कि फुल फ्लशिंग सिस्टम होता है, मतलब घरों पे
फ्लशिंग का प्रोविजन दिया रहता है। जो आपका वेस्ट प्रोड्यूस करते हो आप लोग, तो दैट वेस्ट इज बीइंग फ्लश्ड आउट। तो वो फुल फ्लशिंग सिस्टम मतलब कम से कम जो आपका फ्लश टैंक होता है अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 लीटर की कैपेसिटी होती है इसकी। तो जहां पर फुल फ्लशिंग सिस्टम अवेलेबल है मतलब जहां पर आप डेली फ्लश करते हो। बहुत सारी जगहों पे फ्लश नहीं किया जाता, आज भी ड्राई कंजर्वेटरी सिस्टम होता है, तो ओपन डेफिकेशन होता है, ड्राई कंजर्वेटरी सिस्टम होता है, दैट इज नोन एज विदाउट फुल फ्लशिंग। तो आपने फ्लश किया तो एक बार में कम से कम 5 से 6 लीटर पानी आप कंज्यूम कर लेते हो, तो वो अंडरस्टूड है। जो घर पे फ्लश करते हो दैट इज ओनली नोन एज फुल फ्लशिंग सिस्टम। तो आजकल क्या होता है, कई जगहों पे अभी भी ओपन डेफिकेशन वाला सीन है, ड्राई कंजर्वेटरी सिस्टम बोलते हैं जिसको, दैट इज नोन एज समथिंग विच इज अवे फ्रॉम फुल फ्लशिंग। तो वहां पर फुल फ्लशिंग नहीं होती। तो आप लोग घरों पे फुल फ्लशिंग कर रहे हो मतलब दैट मींस यू आर फ्रीक्वेंटली यूजिंग द फ्लश, एंड एट दैट वेरी मोमेंट आप क्या करते हो, ज्यादा वाटर को स्प्रेड करते हो, मतलब ज्यादा वाटर को कंज्यूम करते हो। एक बार में 5 से 6 लीटर पानी आपका खर्च हो जाता है जब फ्लश करते हो तो, ठीक है। तो आजकल अपन ये चीज करते ही हैं, इसलिए मैंने एचआईजी में जो फुल फ्लशिंग में 2 क्राइटेरिया रखा। अब एलआईजी हो वो भी अपने घरों पे रखा है फ्लशिंग सिस्टम, एलआईजी हो या एचआईजी हो सबके घर में फ्लशिंग सिस्टम होता है। जहां पर नहीं होता उसके लिए अलग से बता दिया, वो चीज कोड पे मेंशन नहीं थी, तो जो नहीं होता उसका अलग से बता दिया, ठीक है। ओके, लॉसेज एंड थेफ्ट। अब लॉसेज एंड थेफ्ट क्या चीज है, देखो आपको पानी सप्लाई करना है कम्युनिटी में, और पानी सप्लाई कैसे करते हो आप, पाइप की मदद से पानी सप्लाई करते हो आप पाइप की मदद से। अब एक बार में अगर मैं आपको बोलूं कि इतना बड़ा पाइप, जैसे मान लो इतना बड़ा पाइप अवेलेबल है क्या, जैसे मान लो ये आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, ये आपकी कम्युनिटी है, इतना बड़ा पाइप अवेलेबल नहीं होता, इतना बड़ा पाइप अवेलेबल नहीं होता। तो आप क्या करते हो, पाइप को इतना बड़ा बनाने के लिए, पाइप को इतना बड़ा बनाने के लिए क्या करते हो, छोटे छोटे पाइप्स को जोड़ के एक बड़ा पाइप बनाते हो। तो आप अलग अलग पाइप्स को यहां पर जोड़ के एक बड़ा पाइप बनाते हो, जाहिर सी बात है अलग अलग लेंथ के पाइप हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपने क्या किया, तो सारे पाइप को आपने क्या किया बेटा, ज्वाइन किया, सारे पाइप्स को आपने ज्वाइन करके एक बड़ा पाइप बना दिया। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि सर आपने पाइप को ज्वाइन किया, मतलब आपने यहां पर क्या किया, जॉइंट्स प्रोवाइड किया होगा ना, आपने इन पाइप्स के बीच में जॉइंट्स प्रोवाइड किया होगा। अब जहां पर भी आप जॉइंट प्रोवाइड करते हो वहां पर चांसेस होता है लीकेज का, जहां पर भी आप लोग जॉइंट्स प्रोवाइड करते हो वहां पर चांसेस होता है लीकेज का, और लीकेज होता ही होता है, डेफिनेटली होता है, कितना भी टाइट कर दो, वाटर टाइट सिस्टम बना दो, कुछ समय के यूज के बाद वहां पर लीकेज होता ही है। तो ये ऐसी चीज है जिसको आप अवॉइड कर ही नहीं सकते, इसको आप अवॉइड कर नहीं सकते। अब थेफ्ट मतलब पानी की चोरी कैसे होती है, मान लेते हैं पानी हमारा ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था, तो वाटर वाज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। अब यहां पर क्या हुआ कि यहां पर चोरी छुपे एक और पाइप जोड़ दिया गया। तो अभी तक तो क्या हो रहा था बेटा, पानी ऐसे फ्लो हो रहा था, तो पानी ऐसे जा रहा था यहां से। अब कुछ पोर्शन क्या होगा पानी का इस पाइप में आ जाएगा, समझ सकते हो ना, इसको अपन बोलते हैं अनऑथराइज्ड कनेक्शन। दीज आर नोन एज अनऑथराइज्ड कनेक्शन। ये भी आप जानते थोड़ा ना अंडरग्राउंड क्या चल रहा है, ये आपको पता थोड़ा ना रहता है। दीज आर नोन एज अनऑथराइज्ड कनेक्शन। अब इससे होता क्या बेटा, जितना पानी आपके घर पे आना चाहिए था, जैसे मान लीजिए यहां पर आपकी कम्युनिटी है, ये आपकी कम्युनिटी है, तो जितना पानी कम्युनिटी में आना चाहिए था वो आपने डिजाइन कर दिया उसके हिसाब से, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, कुछ पानी का लॉस हो जा रहा है, कुछ पानी की यहां पर चोरी हो जा रही है। दीज आर नोन एज अनऑथराइज्ड कनेक्शन। तो ये आप होता ही होता है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, इसलिए लॉसेज एंड थेफ्ट का आप एक मैग्नीट्यूड अज्यूम करके चलते हो। कुछ भी हो जाए, लॉसेज एंड थेफ्ट आर अज्यूम टू बी 10 to 15% ऑफ टोटल लॉसेस, या टोटल वाटर डिमांड, सॉरी, तो टोटल वाटर डिमांड होती है उसका 10 से 15% आप इसको डेडिकेट करते हो लॉसेज एंड थेफ्ट को। तो जब भी आप ये स्कीम डिजाइन करते हो तो आपको ये चीज दिमाग में लेके चलना है कि यहां पर पानी का लॉस होगा बिकॉज आपने जॉइंट्स प्रोवाइड करे हैं, और यहां पर अनऑथराइज कनेक्शन हो सकता है, आपको पता थोड़ा ना बेटा ये अंदर पे कनेक्शन होगा, इसके बारे में आपको जानकारी है ही नहीं। दीज आर नोन एज अनऑथराइज कनेक्शंस। क्लियर है बात, इसलिए हम लोग जितना भी वाटर डिमांड एक्चुअल आता है उसमें 10 से 15% और जोड़ लेते हैं, वो लॉसेज एंड थेफ्ट को कंसिडर कर लेता है। क्लियर है बात, चलिए। तो इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं इट कंसिस्ट ऑफ 10 to 15% ऑफ टोटल डिमांड। नेक्स्ट मैं बात करता हूं यहां पर ये आया क्यों, दिस अराइजेस बिकॉज ऑफ, दिस अराइजेस बिकॉज ऑफ joints and unauthorized connections and चलिए, तो ये होता है लॉसेज एंड थेफ्ट। दीज आर नोन एज व्हाट, लॉसेज एंड थेफ्ट।
क्लियर है ये बात, है ना, एकदम समझ में आ गया। आगे देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट हो गया, सिक्स पॉइंट की तरफ चलते हैं। लास्ट पॉइंट है फायर डिमांड। तो ये नोट कर लिया होगा, है ना, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब तक ले लिया होगा मेरे हिसाब से। आगे बढ़ेंगे अपन फिर। सिक्स्थ, इसको अपन बोलते हैं फायर डिमांड, इसको अपन बोलते हैं फायर डिमांड। अब अगर फायर डिमांड की मैं बात करूं तो फायर एक ऐसी चीज है जिसको आप कभी जज नहीं कर सकते। अब आग कब लग जाए क्या पता, आग तो क्या एक अनसर्टेन जैसी चीज है ना, वो आपके बस में भी नहीं है, और कब लग जाए, इट इज एन एक्सीडेंट। फायर एक्सीडेंट्स होते हैं ना, तो फायर एक तरह का एक्सीडेंट है। अब वो कब ब्रेकआउट हो जाएगी वो आपको नहीं पता, तो इसलिए आप लोग फायर डिमांड को भी ध्यान में रखते हुए कुछ पानी स्टोर करके रखते हो, बिकॉज यू डोंट नो व्हेन दिस फायर विल ब्रेक आउट। आप बड़े बड़े मॉल्स में जाते हो, बड़े बड़े सिनेमा घरों में जाते हो जहां पर फायर एक्सटिंग्विशर लगे रहते हैं। अब आप बोलोगे कि वो तो यूज ही नहीं होते, कितने सालों से हैं, तो क्या वेट करोगे क्या कि वहां पर आग लग जाए? पर आपने सेफ्टी के लिए लगा रखा है ना वहां पर, कि कभी भी ऐसा कुछ घटना घट जाए, आग लग जाए। इतने सारे इक्विपमेंट्स अपन यूज करते हैं जहां पर चांसेस होता है कभी भी आग लग जाए। तो आग से बचने के लिए आप लोगों ने बहुत सारे प्रोविजंस पहले से डिजाइन कर रखे हैं, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर आप लोग यूज करते हो जगह जगह पे। और वैसे ही एक फायर डिमांड भी होती है, मतलब यहां पर मैं बात किसी कर रहा हूं वाटर की, तो फायर डिमांड मतलब एक अमाउंट ऑफ वाटर की कैपेसिटी आप दिमाग में पहले से रखते हो कि अगर कभी फायर ब्रेकआउट हो जाएगी, दैट मच ऑफ वाटर शुड बी देयर टू एक्सटिंग्विश द फायर। तो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर आप स्टोर करके रखते हो, दैट इज मेंट इन केस ए फायर ब्रेक्स आउट। अपन इसके बारे में अभी बहुत इंटरेस्टिंग बातें भी करेंगे फायर डिमांड के बारे में। तो फायर डिमांड जो होती है 1 LPCD ऑफ वाटर, इतना आप हमेशा सेव करके रखते हो। दिस इज मेंट फॉर वाटर, मतलब फायर, बिकॉज यू डोंट नो व्हेन द फायर विल गेट ब्रेकआउट। तो आपको उस एरिया में कब फायर आ जाए, कब आग लग जाए, वो आपको पता थोड़ा ना, वो कभी भी लग सकती है। तो आपको प्रिपेयर होना पड़ता है। तो आप इस चीज को भी कंसिडर करते हो। जैसे अभी पीछे मैंने बताया था, आपने किसको ध्यान में रखा था, लॉसेस एंड थेफ्ट को, उसको आप इग्नोर कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते थे। ऐसे इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और वाटर इज मेंट इन केस ऑफ फायर ब्रेकआउट। क्लियर है बात? अब फायर डिमांड को निकालने के बहुत सारे एम्पेरिकल फॉर्मूले होते हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला विच आर डिजाइंड एट वेरियस अदर कंडीशंस टू कैलकुलेट व्हाट फायर डिमांड। तो ये फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए। मैं सारे फॉर्मूले यहां पर लिख दूंगा, एग्जाम के लिए कौन सा फॉर्मूला दिमाग में रखना है वो मैं बता दूंगा। अब ये फायर डिमांड का यूज आगे भी होता है, ये फायर डिमांड का यूज आगे भी होता है, अपन बात करेंगे कहां पर यूज होता है। तो अभी इसको समझना जरूरी है, तो यहां पर अपन बात कर लेते हैं। चलो यहां पर अपन बात करते हैं किस बारे में, एम्पेरिकल फॉर्मूला टू कैलकुलेट फायर डिमांड, टू कैलकुलेट फायर डिमांड। तो बहुत सारे एम्पेरिकल फॉर्मूले हैं जिससे आप फायर डिमांड निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं वन बाय वन बता देता हूं सारे, फिर इंपॉर्टेंट कौन सा वो अपन देख लेंगे। चलिए, वेरी गुड। पहला फॉर्मूला, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल, GOI मैनुअल। चलो, तो हमेशा एक चीज याद रखना कि जब भी अपन बात करते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूले की, तो आपको यूनिट्स के बारे में एकदम श्योर होना चाहिए। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करके, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस के बिहाफ में हम एम्पेरिकल फॉर्मूला डिजाइन करते हैं। कल को अगर मैं आपको बोलूं कि आपको ये पर्टिकुलर चीज को एस्टिमेट करने के लिए एक फॉर्मूला निकालना है, तो आप उसके बारे में स्टडी करोगे, उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे। नाउ बेस्ड अपॉन दैट ऑब्जर्वेशन, बेस्ड अपॉन दैट एक्सपीरियंसेस, एक्सपेरिमेंट्स, यू आर गोइंग टू डिजाइन अ फॉर्मूला। तो आपने क्या कंडीशन रखी थी फॉर्मूला डिजाइन करते वक्त, वो आपको पता होना चाहिए। सर कंप्लीट सब्जेक्ट कवर होगा क्या? हाँ बिल्कुल कवर होगा, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो, ठीक है। तो मैं 2-3 दिन देखूंगा, अगर अच्छा पार्टिसिपेशन होगा तो मैं पूरा सब्जेक्ट करवा दूंगा। याद रखना क्रैश कोर्स टाइप का है, एकदम डिटेल वाली बात नहीं है। ये पहला चैप्टर है और इसको डिटेल में पढ़ना पड़ता है, तो क्रैश कोर्स तरह से अपन इसको देखेंगे, लेकिन हाँ कवर हो जाएगा ऑलमोस्ट आपका पूरा चैप्टर, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल ने जो फायर डिमांड का फॉर्मूला दिया है, वो फॉर्मूला है 100√/P। क्या बताया बेटा मैंने? फायर डिमांड निकालने के लिए एम्पेरिकल फॉर्मूले हैं।
अब एम्पेरिकल फॉर्मूले में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है क्या? यूनिट्स। यू शुड नो द यूनिट्स ऑफ द फॉर्मूला। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल से फायर डिमांड निकाल रहे हैं तो ये फायर डिमांड आपकी किलो लीटर्स में निकाली जाती है। ये डिमांड आपकी किलो लीटर्स में निकाली जाती है। और यहां पर पॉपुलेशन जो है, पी क्या है? पॉपुलेशन। ये हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं अपन इन थाउजेंड्स। पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। SKKJGFF, बाप रे, तो नाम तो आपका बड़ा टेढ़ा खतरनाक है, मतलब मुझे प्रोनाउंस करने में दिक्कत जा रही है। तो SKK बुला दूंगा आपको, ठीक है? SKK बोल दूंगा तो समझ जाना। ये पॉपुलेशन के बारे में एक इंफॉर्मेशन और देता हूं। ये प्रेजेंट पॉपुलेशन नहीं है बेटा, दिस इज नॉट द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द कम्युनिटी। आप जब किसी चीज को डिजाइन करते हो, आप ये पॉपुलेशन कंसीडर करते हो एट द एंड ऑफ डिजाइन पीरियड। तो पॉपुलेशन P इज पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ डिजाइन पीरियड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिजाइन पीरियड? डिजाइन पीरियड के बारे में कल अपन और चर्चा करेंगे। डिजाइन पीरियड के बारे में एक चीज बता देता हूं। डिजाइन पीरियड आपका होता है यूजफुल लाइफ पीरियड। तो डिजाइन पीरियड इज नोन एज द यूजफुल लाइफ पीरियड वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज मिनिमम। तो आप अगर कोई इक्विपमेंट है, जैसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में मैकेनिकल इक्विपमेंट्स लगे रहते हैं, आपके पाइप्स हैं, पंप्स हैं, तो सबकी एक लाइफ होती है जिसमें वो बेस्ट काम करता है। हमारा भी ऐसे ही है, हमारा भी ऐसी है। अगर हमको बोलो कि आपका यूजफुल लाइफ पीरियड क्या है, तो आप बोल सकते हो कि रिटायरमेंट तक अपन एकदम जोश में काम करेंगे, फिर आराम करेंगे। तो प्रोडक्टिव काम किया आपने, दैट इज नोन एज योर यूजफुल लाइफ पीरियड। कोई भी मैकेनिकल इक्विपमेंट, ये पंखा है, एसी है, थोड़े समय के बाद खराब होते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, उसको आपको ट्रीट करना पड़ता है। तो जिस समय तक वो एकदम बेस्ट काम कर रहा है बिना किसी फेलियर के, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज मिनिमम, दैट पर्टिकुलर यूजफुल लाइफ पीरियड इज नोन एज डिजाइन पीरियड। अब हर एक इक्विपमेंट के लिए डिजाइन पीरियड अलग अलग होता है, वो मैं आपको बता दूंगा, वो मैं आपको बता दूंगा। रेंज क्या है फायर डिमांड का? 1 LPCD है बेटा। दिस फायर डिमांड यू ऑलवेज टेक इनटू द कंसिडरेशन, ठीक है? निकालना कैसे वो मैं बता रहा हूं। तो ये पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ डिजाइन पीरियड। तो माइंड यू, दिस इज नॉट द प्रेजेंट पॉपुलेशन, दिस इज नॉट द प्रेजेंट पॉपुलेशन, ये प्रेजेंट पॉपुलेशन नहीं है। चलिए, तो पहला पॉइंट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल के बेसिस पे। नेक्स्ट, अगला एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब जो फॉर्मूला लिख रहा हूं, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है यहां से। दिस फॉर्मूला इज नोन एज कुचलिंग फॉर्मूला। कुचलिंग्स फॉर्मूला, ऑल आर एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो कुचलिंग्स फॉर्मूला के हिसाब से इन्होंने जो फॉर्मूला डेवलप किया है वो है QF 82√/P। अब इन्होंने ये फॉर्मूला निकाला है। अगेन ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा बेटा। अगेन दिस इज एन एम्पेरिकल फॉर्मूला। सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 to 5 LPCD आंसर रॉन्ग होगा क्या? बेटा मिनिमम बात कर रहा हूं मैं, मिनिमम जो सजेस्टेड है दैट इज 1, ठीक है? तो ऑप्शंस अलग अलग रहते हैं कई बार, तो 1 को ही ध्यान में रखना पड़ता है आपको। तो मिनिमम आंसर रहता है इसका 1। आप कहीं भी पढ़ोगे तो 1 ही रहता है। अब वो डिपेंड करता है कि आप कितना प्रोवाइड करना चाहते हो, पर मिनिमम एटलीस्ट 1 LPCD हम प्रोवाइड करते हैं। हाँ, 1 से ज्यादा भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है, वो आप एस्टिमेट कर सकते हो इसके बिहाफ पे। तो 1 LPCD इज द मिनिमम फायर डिमांड विच वाटर रिक्वायर्ड टू ब्रेक एक्सटिंग्विश द फायर। तो मिनिमम वाटर रिक्वायर्ड है 1 LPCD। अब इससे ज्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्या कंडीशन है, ठीक है? 3182√/P। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला है, यहां पर यूनिट याद रखना बेटा, लीटर्स पर मिनट। दिस इज लीटर्स पर मिनट, मतलब ये डिस्चार्ज की यूनिट है, रेट ऑफ वाटर सप्लाई की यूनिट है, मतलब वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। एक गिवन टाइम में कितना वॉल्यूम आपने सप्लाई किया, दैट इज नोन एज व्हाट? रेट ऑफ वाटर सप्लाई। जो फ्लूइड मैकेनिक्स में आप लोग डिस्चार्ज पढ़ते हो, सेम थिंग। तो यहां पर यूनिट है लीटर्स पर मिनट, यहां पर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बात कर रहा था। तो यहां पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल है वो आपको वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बता रहा था, ये आपको वाटर सप्लाई के रिस्पेक्ट में बता रहा है। और दूसरा P तो वही आपका पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स। क्लियर है बात? तो ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछता है यहां से, मतलब ये फॉर्मूला कई बार पूछता है एग्जाम वगैरह में। कुचलिंग फॉर्मूला जो है वो पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए आगे बताता हूं, नेक्स्ट बताते हैं ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, पॉइंट नंबर 3, बस्टन्स फॉर्मूला।
इन्होंने जो फॉर्मूला दिया है वो है फायर डिमांड, अगेन लीटर्स पर मिनट में। तो कभी भी फायर डिमांड निकालने का सवाल आएगा वो आपको बोलेगा कि ये फॉर्मूले से कैलकुलेट करो। अगर मेंस वगैरह का एग्जाम देते हो तो वहां पर अगर मेंशन नहीं करेगा तो आपकी मर्जी कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ये मत पूछना सर कौन सा फॉर्मूला बेस्ट है, सारे फॉर्मूले अपने आप में बेस्ट हैं, वो मतलब डिराइव किए गए हैं अलग अलग सिचुएशन के ऊपर, ठीक है। तो हर एक फॉर्मूला अपने में बेस्ट है, दैट इज बीइंग डिराइव्ड ऑन द डिफरेंट सिचुएशंस। चलिए फायर डिमांड, फिर दूसरा पी आपका वही पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स। तो बेसिकली अगर मैं बोलूं तो ये जो दो फॉर्मूले मैंने बताया आपको, कुचलिंग फॉर्मूला और बस्टन्स फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दीज टू फॉर्मूलेज आर इंपॉर्टेंट एज फार एज द एग्जाम इज कंसर्न। कोई भी एग्जाम डायरेक्टली पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। चलें आगे, चलो फोर्थ फॉर्मूला। अब आपके ऊपर है, ये फॉर्मूला याद होता है तो अच्छी बात है, नहीं याद होता तो छोड़ देना, गेट के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ आप पढ़ा रहा हूं तो पूरा पढ़ा देता हूं। गेट के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर चाहो तो याद कर सकते हो, चाहो तो याद कर सकते हो। दैट फॉर्मूला इज नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर्स फॉर्मूला। शॉर्ट में एनबीएफयू बोलते हैं इसको, नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर्स फॉर्मूला। तो इन्होंने जो फॉर्मूला निकाला है, इन्होंने फॉर्मूला जो निकाला है उसमें पहले ही एक कंडीशन लगा दी है। इनके फॉर्मूले के हिसाब से इफ द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ डिजाइन पीरियड इज लेस देन 2 लाख, तो पॉपुलेशन आपकी लेस देन और इक्वल टू 2 लाख है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो इसको फिर से अच्छे से लिख देते हैं। यहां पर आप फायर डिमांड निकालते हो, QFD अगेन लीटर्स पर मिनट में है, तो ये है 4637 रूट ओवर पी 1 माइनस 0.01 रूट ओवर पी। तो ये फॉर्मूला है एज पर नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर्स फॉर्मूला। सर न्यूमेरिकल्स भी होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे, करवाऊंगा न्यूमेरिकल्स, गेट लेवल के सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, कुछ कुछ आपके गेट के PYQ होंगे, कुछ अलग क्वेश्चन होंगे। डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यूमेरिकल्स ऑल्सो, बल्कि अपना क्वेश्चन ही ज्यादा रहेगा, कॉन्सेप्ट जितना जरूरी है उतना ही बताऊंगा। कॉन्सेप्ट इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ, पहला चैप्टर है ताकि आप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से थोड़ा सा वाकिफ हो सकें। इसके बाद जो भी अपना रहेगा कॉन्सेप्ट पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। डेफिनेटली वी विल डिस्कस द क्वेश्चन। क्वेश्चंस करने के पहले कॉन्सेप्ट बताना चाहिए, और अभी तो गेट एग्जाम में टाइम है तो आराम से अपन कर सकते हैं, ऐसा कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं। तो पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है, पेशेंस रखना पड़ेगा, पहले ही बोल रहा हूँ। तो चलिए ये फॉर्मूला है, अगेन पी क्या है, पॉपुलेशन इन थाउजेंड, सब वो बताने की जरूरत नहीं है। सर एम आई लेट? या यू आर लेट, द सेशन इज अबाउट टू गेट फिनिश्ड, डोंट वरी, द वीडियो इज गोइंग टू स्टे इन योर यूट्यूब चैनल ओनली, इट इज नॉट गोइंग टू गेट प्राइवेट, ठीक है। तो प्राइवेट नहीं होगा, आप आराम से बाद में देख सकते हो, लेकिन कोशिश करिए कि लाइव जुड़िए। तो लाइव जुड़ेंगे तो क्या मेरे से इंटरेक्शन भी होगा, आपका कोई डाउट आता है तो आप पूछ भी सकते हो मेरे से लाइव, तो कोशिश करके लाइव जुड़ोगे ज्यादा सही रहेगा, है ना। तो ऐसे लेट मत हो, टाइमिंग मालूम है 8 PM डेली 8 PM रहेगा, कभी कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस हो गए तो मैं टाइम चेंज कर दूंगा, क्लियर है। तो जुड़ने की कोशिश करेंगे लेकिन टाइम पे। तो ये क्या था अपना, NBFU हो गया। फिफ्थ फॉर्मूला, फ्रीमैन्स फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मूला है अपना फायर डिमांड का, फ्रीमैन्स फॉर्मूला। चलो अब जैसे इन्होंने जो फॉर्मूला एक्चुअल में निकाला था ना, पहले मैं उसकी बात करता हूं। तो एज पर फ्रीमैन, अब यहां पर बात को समझना, यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, अलग अलग बुक में बच्चों ने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ रखे हैं इसके। पहले मैं आपको ये बताता हूं कि इन्होंने सर आई रिवाइज फ्रीमैन्स फॉर्मूला यस्टरडे सर जी, वेरी गुड बेटा, सो यू कैन रिकलेक्ट ओवर हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू द एक्चुअल फ्रीमैन्स फॉर्मूला जो इन्होंने डिराइव किया था। तो फ्रीमैन्स फॉर्मूला था QFD इक्वल टू 250, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, P/5। अभी कमेंट मत करना कि सर गलत लिख रहे हो, मुझे मालूम है आप लोग ये कमेंट कर दोगे क्योंकि आप लोगों ने एक ही चीज पढ़ी है। एक्चुअल में इन्होंने ये फॉर्मूला दिया था,
अब इन्होंने जो फॉर्मूला दिया था उसकी कंडीशन ये थी कि यहां पर यूनिट था गैलन्स पर डे। तो अपने जीते जी उन्होंने ये फॉर्मूला दे दिया था। अब जब ये गुजर गए दुनिया से तो हमने क्या किया, इनके फॉर्मूले में छेड़छाड़ कर दी। क्यों कर दी छेड़छाड़? क्योंकि सारे के सारे फॉर्मूले लीटर पर मिनट में आ रहे हैं। तो हमने इनके फॉर्मूले में छोटी सी छेड़छाड़ कर दी और ये फॉर्मूला आपका बन गया QFD लीटर पर मिनट में। अब इसको अगर एक्चुअल में बेटा एक्चुअल में लीटर पर मिनट में चेंज करोगे तो फॉर्मूला मिलेगा 936 P/5 + 10। यहां पर लीटर पर मिनट आ जाएगा, पर आप लोग बुक में क्या पढ़ते हो, बहुत जगह 1136 P/5 + 10 रहता है, वो गलत है। एक्चुअल में अगर 1136 लिखना है तो फॉर्मूला होगा 1136 P/10 + 10। दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला। तो ये जो मैं फॉर्मूला यहां पर लिख रहा हूं, दिस इज द एक्चुअल फ्रीमैन्स फॉर्मूला व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ Q इन लीटर्स पर मिनट। क्लियर है बात? आप लोगों ने यहां पर पढ़ा होगा 1136 P/5 + 10, तो वो गलत हो जाता है। तो वो गलत हो जाता है। ये 936 से 946 के बीच में वैरी करता है। दिस इज 946, सॉरी। तो ये फॉर्मूला एक्चुअल में फ्रीमैन ने दिया था। अब इनके बाद हमने यहां पर छेड़छाड़ कर दी। तो मतलब आज वो अगर जिंदा होते तो कितना हम लोग को गालियां देते या कितना हमको कोसते कि मेरे अच्छे खासे फॉर्मूले पे आपने छेड़छाड़ क्यों की, जबकि इसको अगर ना भी छेड़ते तो भी चल जाता। कारण है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जो वाटर आता है दैट इज रिप्रेजेंटेड इन गैलन्स पर डे ओनली। वहां पर गैलन्स पर डे में पानी जाता है, तो छेड़ते नहीं तो भी चल जाता। लेकिन सारे फॉर्मूले लीटर पर मिनट में है तो इनको भी छेड़ दिया, ये बना दिया, इसको और मॉडिफाई कर दिया तो ये बन गया 1136 P/10 + 10 एक्चुअल फॉर्मूला है। बहुत सी बुक्स में मैंने एनवायरमेंट इंजीनियरिंग की कम से कम 3 से 4 बुक्स पढ़ी हैं, बहुत सी जगह आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। तो ये फॉर्मूला गलत है, ठीक है, ये फॉर्मूला गलत है, आपको यही फॉर्मूला फॉलो करना है। सर 1135 P/10 + 10 भी दिया है बुक में, इसको मॉडिफाई 1135.6789 ये है उसका 1135.678। दिस इज द एक्चुअल वैल्यू, उसको राउंड ऑफ कर दिया बेटा 1136 में, ठीक है। तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो वही चीज रहेगी। क्लियर है बात? तो ये चीज है, ये हमने मॉडिफाई कर दिया, एक्चुअल ये फॉर्मूला था। दिस वाज द एक्चुअल फॉर्मूला गिवन बाय फ्रीमैन। गॉट इट? P/10 रॉन्ग है, देखो आगे बोलने वाले मुझे मालूम था आ जाएंगे। P/10 रॉन्ग नहीं है, P/10 करेक्ट है। तो जो सोर्स से आप पढ़ रहे हो वो चीज रॉन्ग है। P/10 + 10 इज द करेक्ट आंसर। तो क्योंकि हमने भी 3-4 बुक्स पढ़ी है P/5 + 10 दिया रहता है, बट दैट इज रॉन्ग। P/10 + 10 ये करेक्ट है, ठीक है। P/5 लिखना है तो आप 946 यूज कर सकते हो, आप 946 यूज कर सकते हो। तो पहले ही मैंने ये चीज बोल दी थी कि आप लोग यहाँ पर पक्का बोलोगे कि सर गलत चीज लिख रहे हो। तो P/10 + 10 इज करेक्ट। गॉट इट? चलिए, तो अगर मैं यहाँ खड़े होके गलत इंफॉर्मेशन दे रहा हूं तो ये बहुत गलत बात है। तो आपको यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन मैं दूंगा वो अप टू डेट और एकदम सही इंफॉर्मेशन दूंगा, ये समझ लेना पहले से, ठीक है। तो कमेंट करने के पहले एक बार और वेरीफाई करना। तो पवन वर्मा एक बार और वेरीफाई करना आपने जो अभी कमेंट किया है उसमें कितना सच है, ठीक है। क्योंकि आप जो बोलने वाले थे वो चीज तो मैंने यहाँ पर पहले ही बोल दी थी कि अभी आ जाएगा कमेंट, कोई ना कोई तो बोलेगा। देखो आप बोल दिया, ये एक्सपीरियंस से मैंने पहले ही बता दिया था, पढ़ा रहा हूँ ना, मुझे मालूम है हर जगह ये चीज आती है। तो ये हो गया आपका फायर डिमांड का कॉन्सेप्ट। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फायर डिमांड। तो ये फायर डिमांड का कॉन्सेप्ट होता है और ये एम्पेरिकल फॉर्मूले होते हैं। तो जस्ट रिमेंबर द एम्पेरिकल फॉर्मूलाज व्हिच आर बीइंग हाइलाइटेड। तो यहाँ पर मैंने आपको बर्नस्टर्स फॉर्मूला याद करने के लिए बोला और साथ ही साथ आपको कुचलिंग फॉर्मूला याद करने बोला। दीज आर द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड फॉर्मूलेस फॉर फायर डिमांड, ठीक है। P in thousands बिल्कुल करेक्ट सूर्यवंशी, पीयूष सूर्यवंशी डेफिनेटली। पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स, क्लियर है। चलो वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। थक तो नहीं गए हो ना? एक्टिव हो अभी भी? 10 मिनट्स की क्लास और है बस, ओनली फॉर 10 मिनट्स आई एम गोइंग टू कंटिन्यू, उसके बाद क्लास एंड कर देंगे। थक तो नहीं गए? कमेंट करके बताओगे। इंटरेस्टिंग चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि बोर हो जाओगे। लीटर पर मिनट कैसे सर? कैसे का क्या मतलब है?
है तो है, लीटर पर मिनट कैसे का क्या मतलब है? लीटर पर मिनट है, उसका यूनिट है, तो उसमें कैसे वाली क्या बात होती है? लीटर पर मिनट यूनिट है उसका। तो मैं तो आपको फैक्ट बता रहा हूं कि ऐसा था, आपने मॉडिफाई कर दिया उसको। सर मैं तो अभी आया हूं, फुल एक्टिव हूं। तो तुम टाइम पे आ जाना भैया। जेएस स्किल, तुम्हारा तो नाम फेमिलियर है, तुम तो पहले से पढ़ते आ रहे हो हम लोग से यूट्यूब में, तो आपका नाम तो फेमिलियर है। आप शायद मेरे आरसीसी के रिवीजन सीरीज में भी प्रेजेंट थे, जब वो बाहुबली रिवीजन चल रहा था तब भी आप उस समय प्रेजेंट थे, तो आपका नाम तो काफी फेमिलियर है। तो कल से टाइम पे आ जाना फिर। साइज ऑफ द सिटी, नेक्स्ट है टाइप ऑफ जेंट्री, थर्ड पॉइंट एक्सटेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, फोर्थ क्लाइमेटिक कंडीशंस, पांचवा है आपका टाइप ऑफ सीवरेज सिस्टम, अब ये जो हो गए आपके, दीज आर द बेसिक क्लासिफिकेशन या बेसिक फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द वाटर डिमांड। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब एक्चुअली बात ऐसी है कि ये सारे पॉइंट्स में से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। अब गेट में पूछे ना पूछे अलग बात है, आज तक नहीं पूछा है, लेकिन क्योंकि गेट का पैटर्न हर बार चेंज हो रहा है, आपको नहीं पता वो क्या क्वेश्चन पूछेगा, तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि अगर पढ़ना है तो पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि यहां पर सारी डिटेल में आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन हाँ जितना पढ़ाऊंगा काफी कुछ रहेगा, तो ध्यान देना। यहां पर ये जो मैंने लिखे, दीज आर द बेसिक फैक्टर्स। अब कुछ फैक्टर होते हैं जो पानी के कंजम्पशन पे डिपेंड करते हैं, तो दीज आर द बेसिक फैक्टर्स। अब यहां पर मैं कुछ फैक्टर्स और लिख रहा हूं, दैट डिपेंड्स अपॉन द कंजम्पशन ऑफ वाटर, मतलब आप पानी को कंज्यूम करते हो उस पर डिपेंड करता है। सो हाउ यू आर कंज्यूमिंग द वाटर उस पर डिपेंड करता है, तो बेस्ड ऑन कंजम्पशन। तो आप अगर पानी को कंज्यूम करने वाले हो तो आपको पता होना चाहिए कुछ फैक्टर्स के बारे में, तो ध्यान देना। शायद पहली बार देख रहे होगे, पहले देखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो बेस्ड ऑन कंजम्पशन क्या है? पहला फैक्टर कॉस्ट ऑफ द वाटर, दूसरा क्वालिटी ऑफ द वाटर, तीसरी बात करते हैं टाइप एंड प्रेशर इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, टाइप एंड प्रेशर इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये सारी ऐसी चीज हैं जो आप खुद ही सोच के बता सकते हो कि क्या फर्क पड़ेगा अपनी वाटर डिमांड में। तो ये जो मैंने लिख के दिया, दीज आर द बेसिक फैक्टर्स एंड दीज आर आल्सो फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द वाटर डिमांड, बट दे आर डिपेंडेंट अपॉन द कंजम्पशन ऑफ द वाटर, मतलब आप पानी कंज्यूम कैसे करते हो उस पर डिपेंड करता है। अभी तक बात समझ में आई बेटा? इनको भी मैं बोलूंगा फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर डिमांड, इनको भी मैं बोलूंगा फैक्टर्स अफेक्टिंग द वाटर डिमांड, बट यहां पर कंडीशन है, यहां पर पानी को आप कंज्यूम कैसे कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। क्लियर है बात? चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। तो नोट नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको समझा सब दे रहा हूं, खुद ही समझ जाओगे आप। पहली बात, साइज ऑफ द सिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड साइज ऑफ द सिटी। अगर शहर बड़ा है, कम्युनिटी बड़ी है, डेफिनेटली वाटर रिक्वायरमेंट विल बी मोर। इफ द साइज ऑफ द सिटी इज मोर, द वाटर रिक्वायर्ड बाय द कम्युनिटीज विल बी मोर। तो ये क्या हो रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है वाटर डिमांड से। खुद ही सोच सकते हो ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना सब समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना सब समझ में आ जाएगा। साइज ऑफ द सिटी से ये फैक्टर एकदम डायरेक्टली अफेक्ट करता है। शहर का साइज बड़ा मतलब वहां पर रहने वाले लोग ज्यादा, शहर का साइज बड़ा मतलब वहां पर रहने वाले लोग ज्यादा हैं, वहां पर रहने वाले लोग ज्यादा हैं, वो ज्यादा पानी कंज्यूम करेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। तो अगर साइज बड़ा है सिटी का, वाटर रिक्वायर्ड बाय द सिटी विल बी मोर एज द वाटर कंज्यूम्ड बाय द पीपल। साइज ऑफ द सिटी ज्यादा, लोग ज्यादा, ज्यादा पानी कंजम्पशन। चलो ये बात समझ में आ गई। टाइप ऑफ जेंट्री। अब जेंट्री का मतलब क्या होता है बेटा? जेंट्री का मतलब होता है लिविंग स्टैंडर्ड। जेंट्री का मतलब होता है लिविंग स्टैंडर्ड।
तो टाइप ऑफ जेंट्री मतलब लिविंग स्टैंडर्ड, अगर एकदम बेपरवाह होकर रहने के शौकीन हो, शान और शौकत के साथ रहने के शौकीन हो, आन दो पानी आ रहा है आने दो, कोई कमी नहीं है, एकदम आपका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है, डेफिनेटली आप ज्यादा पानी यूज करोगे। आप एक बाल्टी से भी नहा सकते हो, पर आपको 3 बाल्टी पानी चाहिए। अब 3 बाल्टी में से 2 बाल्टी तो आप ऐसे ही वेस्ट कर देते हो, अपने बॉडी में बार बार डालते रहते हो, लेकिन दिक्कत नहीं है, लिविंग स्टैंडर्ड अपना ऊंचा है। तो ज्यादा लिविंग स्टैंडर्ड होगा, हाई लिविंग स्टैंडर्ड होगा, तो आप पानी का ज्यादा वेस्ट करोगे, पानी को ज्यादा वेस्ट करोगे, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि पानी मेरे घर पे बहुत ज्यादा है। पर वहां पर अगर थोड़े माइजरी हो या थोड़े कंजूस हो या फिर हिसाब से चलने वाले लोग हो, कंजूस नहीं बोलूंगा, हिसाब से चलने वाले लोग हो, आपका लिविंग स्टैंडर्ड नॉर्मल है, जैसा होना चाहिए एक आम आदमी का, आपका लिविंग स्टैंडर्ड एक नॉर्मल इंसान की तरह है, एक आम आदमी की तरह है, तो आप हिसाब से पानी खर्च करोगे, बिकॉज यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, आपको पानी की अहमियत पता है। तो ज्यादा लिविंग स्टैंडर्ड होगा, ज्यादा पानी खर्च करेंगे। ज्यादा हाई लिविंग स्टैंडर्ड, मैं सबके लिए कमेंट भी नहीं कर रहा, अच्छे लोग भी होते हैं हाई स्टैंडर्ड में भी, लेकिन फिर भी बेपरवाही से एकदम पानी खर्च करते हैं, तो ज्यादा लिविंग स्टैंडर्ड होगा, जनरल बात कर रहा हूं, मोर विल बी द वाटर डिमांड, एकदम जनरल बात कर रहा हूं। नॉर्मल इंसान कोई होगा, एक बाल्टी में नहा लेता है, आराम से नहाना हो जाता है, काय को 3-3 बाल्टी खर्च करेगा यार, ठीक है, समझ लो बात को। बाथ टब में नहा रहे हो, बाथ टब में कम से कम 10-12 बाल्टी का पानी आ जाता है, 12 से भी ज्यादा पानी आ जाता है, वहां पर बैठ गए आराम से, ज्यादा पानी लगा ना, अब नहाना आपको एक बाल्टी में भी होता, आपने 12 बाल्टियां खर्च कर दी। तो ये होता है, लिविंग स्टैंडर्ड पे डिपेंड करता है, आप कैसे रहते हो, आपका रहन सहन कैसा है, आपकी दिनचर्या कैसी है, उस पर डिपेंड करता है वाटर डिमांड। चलिए वेरी गुड, आगे देखते हैं। एक्सटेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसके बारे में तो पहले ही चर्चा कर चुका हूं। एक्सटेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आपका मैक्सिमम इफेक्ट करता है वाटर डिमांड को, तो ये तो डिपेंड करेगा कैसी इंडस्ट्री आ रही है, अगर ज्यादा इंडस्ट्रीज आ रही है वो ज्यादा पानी खर्च करेगी, तो इसकी जो मैंने रेंज बताई थी आपको 50 से लेके 450 तक, तो ये जो मैंने रेंज बताई थी, इसमें अगर ज्यादा इंडस्ट्री आ रही है तो ये इस तरफ ज्यादा बढ़ेगा आपका ग्राफ। इफ मोर इज द इंडस्ट्रीज कमिंग, तो वहां पर काम करने वाले लोग भी ज्यादा होंगे, समझ में आता है एकदम, वहां पर वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, तो ज्यादा इंडस्ट्रीज आएगी, आपका इस डायरेक्शन में ग्राफ जो है ज्यादा बढ़ेगा आगे, तो ये बात भी समझ में आती है, वेरी गुड। तो ज्यादा अगर एक्सटेंट हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन का, ज्यादा इंडस्ट्रीज आई, ज्यादा पानी लगेगा, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये तीनों बात समझ में आती है, साइज ऑफ द सिटी, लिविंग स्टैंडर्ड और एक्सटेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन। नेक्स्ट है क्लाइमेटिक कंडीशन। अब क्लाइमेट आपका होता है हॉट क्लाइमेट और कोल्ड क्लाइमेट। कभी समर को क्लाइमेट नहीं बोला जाता, समर क्या होता है, समर सीजन होता है। तो हॉट क्लाइमेट को आइडेंटिफाई करने के लिए समर नाम दे दिया गया। क्लाइमेट आपका या तो हॉट क्लाइमेट होता है या तो कोल्ड क्लाइमेट होता है। समर को कभी क्लाइमेट नहीं बोलोगे बेटा आप, ठीक है, हॉट क्लाइमेट बोलोगे। तो समझ में आती है बात, हॉट क्लाइमेट है जैसे आपका ट्रॉपिकल रीजन है, तो ट्रॉपिकल रीजन में डेफिनेटली पानी ज्यादा लगेगा। वाई? बिकॉज द क्लाइमेट इज हॉट, तो पसीना ज्यादा आता है। आप नॉर्मल ठंडी के मौसम में 1 बार नहाते हो, गर्मी में आप 2 बार नहाते हो, तो ये समझने वाली बात है। तो गर्म आपका क्लाइमेट रहेगा, हॉट क्लाइमेट रहेगा, आप ज्यादा पानी कंज्यूम करोगे, ये बेसिक बातों से समझ में आता है। वहीं आपका ठंडा क्लाइमेट होगा, कोल्ड क्लाइमेट होगा, कोल्ड क्लाइमेट को जस्टिफाई करने के लिए विंटर सीजन नाम दे दिया गया। तो कोल्ड क्लाइमेट अगर होता है, जिसको अपन पोलार या टेम्परेट जोन बोलते हैं, वहां पर पानी की रिक्वायरमेंट एकदम कम हो जाती है। लेकिन यहां पर ना थोड़ा सा डिबेट का पॉइंट हो जाता है। देखो, अगर मैं बेसिक एग्जाम के लिए बात करूं तो एकदम सही है, हॉट क्लाइमेट होगा वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, कोल्ड क्लाइमेट होगा वाटर रिक्वायरमेंट कम होगी, ये तो एकदम बेसिक बात से समझ में आता है। पर यहां पर एक डिबेट का मुद्दा भी उठ सकता है। सर, आई एम 2021 बीटेक पास आउट, आई गॉट 1313 रैंक इन गेट 2022, शुड आई टेक ड्रॉप एंड प्रिपेयर? मेरे हिसाब से एमटेक ज्वाइन कर सकते हो। एमटेक ज्वाइन कर लोगे तो फर्स्ट ईयर जो आपका रहता है पूरा कोर्स वर्क रहता है, तो उसमें भी आपको आराम से टाइम मिल जाएगा प्रिपरेशन का। तो कौन है? प्रवीण। मेरे हिसाब से एमटेक ज्वाइन कर लो, 1 साल प्रिपरेशन कर सकते हो, वहां पर पूरा टाइम मिलेगा आपको। दिसंबर में छुट्टी भी लग जाती है कॉलेज की, तो 2 महीना प्रिपरेशन करो, कोर्स लेना है, कोर्स परचेस कर सकते हो और बढ़िया से अपनी प्रिपरेशन करो। तो एग्जाम मतलब मेरे हिसाब से एमटेक में एडमिशन ले सकते हो आप। डेफिनेटली यू कैन टेक एडमिशन इन एमटेक एंड प्रिपेयर। हो सकता है आपका एमटेक में मन लग जाए तो आप वहीं पर कंटिन्यू कर लेना अपना एमटेक, ठीक है। तो यहां जैसे मैंने बोला, हॉट क्लाइमेट में वाटर डिमांड ज्यादा, कोल्ड क्लाइमेट में वाटर डिमांड कम। अब अगर मैं पोलार रीजन की बात करूं, वहां पर बर्फ रहती है। अब बर्फ के कारण क्या होता है, कई बार पानी जम जाता है और टैप से पानी आता नहीं है। बात को समझना है, डिबेट का पॉइंट है। एग्जाम के लिए तो हो गया, आपका आंसर टिक कर दिया, आपने लिख लिया आंसर, लेकिन सोचना इस बात को, बर्फीली जगह पे कई बार होता है कि पानी जम जाता है, तो समटाइम्स द वाटर गेट फ्रीज्ड। अब आप नलका चालू करते हो, नलके में से पानी नहीं गिरता, तो क्या होता है, आपकी वाटर डिमांड वहां भी बढ़ जाती है। तो कहने को हॉट क्लाइमेट में वाटर डिमांड ज्यादा होती है, पर डिबेट के पॉइंट ऑफ व्यू से या रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचोगे तो वहां पर कोल्ड क्लाइमेट में जो पोलार रीजन्स होते हैं, टेम्परेट जोन्स होते हैं, वहां पर वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है, बिकॉज वहां का पानी जम जाता है और वो सप्लाई नहीं हो पाता। तो ये सोचने वाली बात है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा वो मैंने पहले बता दिया, बाद में मैंने रिसर्च वाली बातें बताई आपको।
नेक्स्ट है टाइप ऑफ सीवरेज सिस्टम। सबसे पहले जो बच्चा पहली बार एनवायरनमेंट पढ़ रहा है या फिर फ्रेश अपनी तैयारी कर रहा है उसके लिए बोल रहा हूं, जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको मालूम है सीवरेज और सीवेज दोनों अलग चीजें हैं। सीवरेज और सीवेज दोनों अलग चीज है। जैसे पानी को सप्लाई करते हैं पाइप से, सीवेज को अपन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करवाते हैं सीवर्स की मदद से। तो सीवर्स एक मीडियम होता है जो सीवेज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, और उन सीवर्स का जब अपन नेटवर्क ड्रॉ करते हैं उस कम्युनिटी के हिसाब से, दैट नेटवर्क इज नोन एज व्हाट, सीवरेज सिस्टम। समझना बात को, सीवेज और सीवरेज दोनों अलग चीजें हैं। अब सीवरेज सिस्टम अलग अलग टाइप के होते हैं। ड्राई सीवरेज सिस्टम होता है, ड्राई वेदर फ्लो बोलते हैं, वेट वेदर फ्लो होते हैं, दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ सीवरेज सिस्टम, अपन पढ़ेंगे आगे। फॉर एग्जाम्पल फुल फ्लशिंग सिस्टम वाला है आपका सिस्टम, फुल फ्लशिंग सिस्टम है, देन डेफिनेटली वाटर डिमांड ज्यादा। अगर वहां पर फुल फ्लशिंग सिस्टम नहीं है, वाटर डिमांड कम। ये बात तो आप जानते हो, ये समझाने के लिए बोला। लेकिन जो बच्चा पहली बार एनवायरनमेंट पढ़ रहा है या जो अभी जस्ट बीटेक किया है, पास आउट हो रहा है, उसने ज्यादा डेप्थ में गेट की तैयारी नहीं की, उसके लिए बता रहा हूं, सीवरेज एंड सीवेज बोथ आर डिफरेंट थिंग। सीवेज आपका लिक्विड वेस्ट होता है, क्लियर है बात, ऑर्गेनिक मैटर होता है उसमें, सॉलिड्स होते हैं, डिफरेंट थिंग है। सीवरेज होता है आपका सीवर्स का जो नेटवर्क होता है, दैट इज नोन एज सीवरेज सिस्टम। और सीवर्स वो मीडियम होता है, वो पाइप होता है जो सीवेज को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाता है। जैसे पानी को अपन एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करवा रहे हैं पाइप्स की मदद से, वैसे सीवेज को अपन ट्रांसफर करवाते हैं सीवर्स की मदद से। ये बात क्लियर है एकदम? चलिए, वेरी गुड। नाउ कम बेस्ड अपॉन कंजम्पशन। बेस्ड अपॉन द कंजम्पशन, अब ये डिपेंड करता है आप कैसे पानी को कंज्यूम कर रहे हो। तो कॉस्ट ऑफ द वाटर, कई जगह आज भी पानी का बिल देना पड़ता है। तो अगर आपको मालूम है कि आपका कॉस्ट ज्यादा आ रहा है पानी का, तो आप पानी का यूज मिनिमाइज कर देते हो। तो कॉस्ट बढ़ता है अगर वाटर का, आपकी वाटर डिमांड कम हो जाती है। तो समझना बात को, यहां पर ऑलमोस्ट सारे पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। कॉस्ट ऑफ द वाटर, अगर पानी का कॉस्ट ज्यादा है, अगर ज्यादा बिल देना पड़ रहा है आपको पानी का, देन डेफिनेटली आपकी वाटर डिमांड कम हो जाती है। इन दैट केस द वाटर डिमांड डिक्रीजेस। Okay, if the cost of the water is high, then definitely the water demand gets decreased. Quality of water, ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जितने अच्छे क्वालिटी का पानी होगा उतना ज्यादा आपका मन करेगा कंज्यूम करने का। तो क्वालिटी अच्छी रहेगी, अगेन वाटर डिमांड बढ़ जाएगी। तो जितनी अच्छी क्वालिटी है उतना ज्यादा आप पानी को कंज्यूम करोगे। नेक्स्ट, टाइप एंड प्रेशर इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पहले अपन बात करते हैं प्रेशर इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। पानी का प्रेशर अच्छा है, अगर आपके घरों में जो पानी आ रहा है, आपकी वाटर डिमांड एकदम सेटिस्फाई हो जाती है। तो ये तो कोई बात नहीं। अगर पानी का प्रेशर कम है तो वाटर डिमांड आपकी इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि आपको तो ज्यादा पानी चाहिए पर पानी का प्रेशर कम आ रहा है। पानी का प्रेशर कम आ रहा है तो आपकी वाटर डिमांड ग्रेजुअली इंक्रीज कर जाती है। अब यहां पर टाइप ऑफ प्रेशर, टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करूं मैं, तो टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में दो टाइप के सिस्टम अपन बात करते हैं। एक होता है कंटिन्यूअस टाइप और एक होता है इंटरमिटेंट टाइप। तो दो टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यहां पर बात कर रहा हूं। अब यहां पर समझ सकते हो कंटिन्यूअस टाइप मतलब 24 घंटा पानी आ रहा है घर पे, 24 घंटा पानी आ रहा है, सोचना ही नहीं कुछ। 24 घंटा पानी आ रहा है तो पानी की डिमांड आपकी नेचुरली ज्यादा हो जाएगी। अब इंटरमिटेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है, आपको पहले से मालूम है सुबह 2 घंटा पानी आएगा, उसके बाद शाम को 2 घंटा पानी आएगा, तो आप हिसाब से पानी को खर्च करते हो। तो अगर आपका कंटिन्यूअस टाइप है तो आपकी वाटर डिमांड हमेशा ज्यादा रहेगी। लेकिन इंटरमिटेंट टाइप है तो आप हिसाब से पानी का खर्च करते हो। आपको मालूम है अगर 2 घंटा पानी आएगा तो ये 2 घंटे में जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको मैं फुलफिल कर लेता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है फिर शाम तक इतने 7-8 घंटे तक पानी नहीं आने वाला है। तो इस बारे में आप पहले से जानते हो। चलो, ये मैंने जो बातें बताई आपको, ये मैंने एकदम बेसिक बात बताई। अब यहां पर भी एक रिसर्च का पॉइंट आता है। तो ये तो मैंने बता दिया ना, इंटरमिटेंट सिस्टम होता है तो आपकी वाटर डिमांड कम रहती है। ये तो मैंने बेसिक बात बताई, आपका एग्जाम निकल जाएगा इसमें। अब एक रिसर्च वाली बात सुनना। मुझे मालूम है कि इंटरमिटेंट टाइप में क्या है, सुबह 2 घंटा पानी आएगा, तो 2 घंटे में मैंने क्या किया, बाल्टियां भर ली बहुत सारी पानी की, और मैंने मान लो 6 बाल्टियां भर ली 2 घंटे के अंदर। एक सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, 2 घंटे में मैंने 6 बाल्टियां पानी भर लिया। अब 6 में से मैंने 4 को यूज किया, 2 को मैंने रख दिया कि कभी इमरजेंसी हो जाए तो ये 2 बाल्टियां मैं यूज कर लेता हूं। ठीक है। अब मुझे एक चीज और मालूम है कि शाम को फिर से पानी आने वाला है। मुझे मालूम है कि शाम को फिर से पानी आने वाला है, तो शाम होते तक मैं क्या करता हूं, ये 2 बाल्टी जो पानी है उसको फेंक देता हूं। क्यों फेंक देता हूं, मुझे मालूम है ना अभी 2 घंटे मतलब 1 घंटे बाद तो फ्रेश वाटर आने वाला है, तो यहां पर मैं फ्रेश वाटर को फिर से भर लूंगा। तो आपने क्या किया, शुरू में जो पानी आया था उसको कंज्यूम कर लिया, उसमें से बाल्टियां बचा के रखी, और जब मालूम अभी 1 घंटे बाद फिर पानी आने वाला है, आपने वो पानी को फेंक दिया, दोबारा से नया पानी भर लिया। तो इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, पानी की डिमांड को बढ़ाते जा रहे हो ना। कहने को तो समझ में आता है कि भैया कम पानी यूज करना है, पर ऐसा भी एक पॉसिबिलिटी होती है। ये मैं रिसर्च के लिए बता रहा हूं आपको, ये पॉसिबिलिटी भी होती है। डिबेट का मुद्दा है, लोग बोलते हैं कि अरे अभी तो नया पानी आने वाला, तो पहले का जो पानी है उसको फेंक दो, फिर आप दोबारा से पानी भर लेना। तो कहने को यहां भी वाटर डिमांड बढ़ जाती है, जैसे यहां पर बताया था आपको।
तो ये सब डिबेट वाले पॉइंट्स हैं। बेसिकली देखोगे तो एग्जाम के लिए मैंने सब बता दिया, रिसर्च करोगे तो आपको ये सारे पॉइंट्स भी मिलते जाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए। तो आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग था, पहला सेशन था, मैंने बहुत एंजॉय किया आप लोगों के साथ, काफी अच्छा आपने रिस्पॉन्स भी दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी ये रिस्पॉन्स बरकरार रहेगा, तो मैं आगे क्लासेस कंटिन्यू करूंगा एनवायरमेंट की यूट्यूब पर, इसी चैनल पर। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि शेयर कर दो, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मुझे ज्यादा चाहिए। ठीक है, आई वॉन्ट मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू टेक पार्ट इन द सेशन, तो और मजा आएगा पढ़ाने में। समझ में आ रही बात? तो आज का सेशन मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। आई होप कि आप सबको मजा आया होगा, आपने एंजॉय किया हुआ होगा, है ना? तो मैंने जो बताया आपको समझ में आया, आपने एंजॉय किया, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं आप सबसे। और आगे अपन कल जुड़ते हैं सेम 8 बजे नेक्स्ट सेशन में, और कल अपन बात करेंगे फ्लक्चुएशंस इन डिमांड एंड पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के बारे में। तो कल का सेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। टाइम पहले से बता रहा हूं, थंबनेल बन चुका है, यूट्यूब पे शेड्यूल भी हो चुका है। कल 8 बजे फिर से सब लोग जुड़ जाइएगा, डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, लाइव देखेंगे, आपका बेनिफिट है, आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है सर, मैं 2020 ग्रेजुएट हूँ, ऋतुराज सिंह, ऋतुराज सारविया, तो सॉरी अगर मैं आपका नेम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो हाँ, तो आप गेट का प्रिपरेशन करना चाहते हो क्या ऋतुराज? सॉरी ऋतुराज, तो आप गेट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं क्या? सेंटेंस कंप्लीट कीजिए थोड़ा। अमित सर का बंद क्यों किया? मैं भी बंद कर दूंगा, अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो मैं भी बंद कर दूंगा। हाँ बिल्कुल करनी चाहिए, गेट की प्रिपरेशन क्यों नहीं करनी चाहिए? जॉब अगर लग गया, आपका प्लेसमेंट हो गया तो अलग बात है, पर मैं सजेस्ट करूंगा प्लेसमेंट होने के बाद भी गेट की तैयारी कीजिए। प्लेसमेंट होने के बाद भी गेट की तैयारी कीजिए। अगर जॉब लग गया है, प्लेसमेंट हो गया, तब भी आप गेट की तैयारी कीजिए। तो उससे आपको अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपका सब्जेक्ट्स पे कमांड आ जाएगा, आपकी स्मार्टनेस बढ़ जाएगी। तो अमित सर भी ये बात बोलते हैं, स्मार्टनेस बढ़ जाती है गेट की तैयारी करने से, और एक कॉन्फिडेंस आ जाता है आपको। ठीक है, अरे पढ़ लिया बेटा, कितनी बार